बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी खैरियत से होंगे। अब जब हम साथ रहने की बात करते हैं तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मैं बात कर रही हूँ अम्मी अब्बा की, भाई बहन की, हस्बैंड वाइफ की, मतलब जो लोग हमारे साथ घर में होते हैं, हमारे बच्चे वगैरह। लेकिन जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी रहते हैं और वो हैं आपके घर में काम करने वाले लोग, आपका स्टाफ। जब हम अपने स्टाफ की बात करते हैं, घर के वर्कर्स की बात करते हैं, सर्वेंट्स का वो वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे वो वर्ड बड़ा बुरा लगता है बिकॉज इट्स नॉट अ नाइस टर्म। नो डाउट मेरी फेवरेट मुहावरा भी यही है कि भाई नौकर की तो नखरा की, और ये मैं अपने बारे में अक्सर कहती हूँ क्योंकि टेक्निकली जो भी इंसान नौकरी करता है वो नौकर ही होता है। सो इसमें कोई उस तरह की नेगेटिव बात मुझे नहीं लगती। लेकिन जब हम नौकरी की बात करते हैं, काम करने की बात करते हैं, तो सबसे जो पिसा हुआ लॉट होता है, जो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम से गुज़रता है, वो घर में काम करने वाले लोग होते हैं। सोचने की बात है व्यूअर्स, जो लोग आपकी खिदमत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, अगर आप पैसों की बात करें तो व्यूअर्स कहाँ उनको कोई इतना मेजर मुआवजा मिलता है। दफ्तरों में जो लोग लाखों रुपए महीने की तनख्वाह कमाते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा ये लोग काम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ना इनको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, ना ही इनको कोई अप्रिसिएशन मिलती है। देखें, काम तो हम सब ने करना है, रोटी भी हर बंदे ने कमाने की कोशिश करनी है। और अगर एक औरत घर पे होम मेकर भी है तो वो भी काम ही कर रही है ना, वो भी अपने घर को मैनेज कर रही है, तो काम तो हम सारे ही करते हैं। लेकिन जो थैंकलेस काम होता है, जिसमें कोई शुक्रिया का आंसर नहीं होता, जिसमें आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, वहाँ पे इंसान बड़ा एक टफ़ टाइम से गुज़रता है और उसके असरात इंसान के जिस्म पे और दिमाग पे दोनों पे होते हैं। पिछले दिनों मैंने एक इंसिडेंट देखा। मैं कहीं पे बैठी हुई थी तो जो एक मतलब घर की स्टाफ की खातून थी, वो सबके लिए पानी लेके आई, मतलब पानी और जूस वगैरह लेके आई ट्रे के ऊपर। तो जिस ट्रे पे वो लेके आई और जो ग्लासेस वो लेके आई वो गीले थे। होता ना कि नए नए धो के उसी वक्त डाल दिया। यूजुअली ऑब्वियसली यही किया जाता है कि ट्रे सब चीज़ ड्राई करके उसमें चीज़ें डालती है। खैर उस खातून ने शायद जल्दबाजी में या वटेवर, क्योंकि जो हम सारे लोग जमा हुए थे जिसके घर में, वो एकदम से हमने एक तरह से सरप्राइज़ दिया था, बर्थडे थी। हम पहुँचे वहाँ पे, खैर बैठे में पानी आया तो एकदम से जिसकी घर गए थे खड़ी हो गई, कहती ले जा इसको यहाँ से, इतना गंदा इस तरीके से कौन करता है। खैर उसको बहुत डांटा उस बेचारी को। और बैठे हुए जो सारे लोग थे वो उस बेचारी की शक्ल भी देख रहे थे, जो बेचारी शर्मिंदा हो रही थी, और उसको डांट इस बात पे पिटी बहुत से लोगों के सामने कि भाई तुम गीले ग्लासों में क्यों लेके आई हो, गीली ट्रे पे क्यों लेके आई हो, जो भी उठा रहा है उसके कपड़ों के ऊपर पानी गिर रहा है, और ये क्या तरीका है। खैर उसको डांट दिया, वो चली गई। खैर थोड़ी देर के बाद वो आई थिंक उसी खातून ने बुलवाया, या वो मतलब खातून गई तो उस औरत ने आगे से जॉब से जवाब दे दिया। अच्छा, उसने कहा मैंने नहीं काम करना जी, आप ही पिए, वो आपने सबके सामने डांटा। खैर वो खातून फ्री हो गई, वो चली गई। अच्छा, वो वापस आई अंदर जब कमरे में औरत, तो वो कहती है देखा इन लोगों का एटीट्यूड, एक तो गलत काम किया, ऊपर से ये किया, फिर वैसे किया। जब हम उसको देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब उसका पारा नीचे आया तो हमने घूम के कहा कि देखो, अगर आपने इंसल्टेड फील किया इन सब लोगों के सामने कि आपके घर में बुरे तरीके से एक सर्व हुई चीज़, तो आपने अपने गुस्से का इजहार किया, उसको आपने डांटा बहुत से लोगों के सामने जिनके सामने उसकी भी इंसल्ट हुई, आपने तो बोल भूल के चीख चाख के अपनी बात ख़त्म कर दी। वो बेचारी चली गई और फिर उसने घूम के कहा कि जी मैंने नहीं जॉब करनी, और शायद वो एक पुरानी वर्कर नहीं थी या उसको आदत का नहीं पता था या वटेवर। बट वो मुझे एक बड़ी ऑड बात लगी, तो उस पर भी मैंने सोचा। देन अक्सर मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में आज भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जिस टेबल पे सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चे हैं और बड़े हैं और सारे हैं, तो अगर किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई स्टाफ का बंदा आया हुआ है उनका ख्याल रखने के लिए, या बच्चों के साथ कोई नैनी आई हुई है, तो वो किसी नुक्कड़ में कोने पे कहीं जाके बैठी हुई है, ना उसको कोई पानी पूछ रहा है, ना उसे कोई खाना पूछ रहा है। हाँ, रेस्टोरेंट्स की बड़ी मेहरबानी कि अब उन लोगों ने खुद ही ये सिस्टम बना दिया कि अगर कोई इस तरह से किसी के साथ वर्कर आता है और वो होता है तो उनको पानी पूछ लेते हैं, उनको कोई ड्रिंक श्रिंक दे देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स खाना भी दे देते हैं। लेकिन आप साथ क्यों लेके जा रहे हैं अगर आपने साथ नहीं बिठाना? फिर लोग अपने घरों में इतना अंडर एज स्टाफ रखते हैं, यानी कि 12-12 साल के, 11-11 साल के बच्चे रखे होते हैं
अपने 6-6, 7-7 साल के बच्चों को संभालने के लिए। अब 10-11 साल के बच्चे की या 12-13 साल के बच्चे की उम्र है कि वो स्कूल में हो, उछले कूदे खेले, ना कि उनको नौकरियों पे लगाया जाए और किसी और के छोटे बच्चों को संभाला जाए। ये भी ज़्यादती। फिर जितनी उम्र कम होती है उतना ही ज़्यादा लोगों का नेगेटिव रवैया होता है। कुछ लोग डांटते हैं, कुछ लोग हाथ भी उठाते हैं, जो बाय द वे व्यूअर्स एक क्राइम है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपको फाइन भी हो सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। कोई किसी के बच्चे को अगर आप, जैसे अगर कोई आपकी फ्रेंड है, उसका बच्चा घर आपके आता है, तो क्या आप उसको मारेंगे, उसे पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे? जब आप किसी और के बच्चे के साथ नहीं करेंगे, जब आप अपने बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं पसंद करेंगे, तो फिर किसी और के बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करना क्या बनता है? मैं तो प्योरली एक इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, लोग इरिटेट करते हैं, हज़ार मसले होते हैं, हज़ार मामलात होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान वो चीज़ करे, उस अमल की तरफ जाए जिसके साथ इंसान खुद भी जी सकता है। बाय दैट आई मीन कभी कभी आप ऐसी लाइंस क्रॉस कर जाते हैं अगले को डांटने में। देखिए, आपने किसी को नहीं रखना, आप उसको जॉब से निकाल दें, आप उसे फ्री कर दें, आप एक दफ़ा वार्न करें, आप दूसरी दफ़ा वार्न करें। अगर वो आपके मामलात पे नहीं उतरता या उतरती, आप उन्हें खुदाफिज कह दें। एक चीज़ जो हम नेगेटिव करते हैं, एक तो दूसरे की तो इंसल्ट करते हैं, दूसरा अपनी ज़ात के साथ भी ज़्यादती करते हैं। देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ जो बार बार मैं रियलाइज़ करती हूँ और मुझे हिट करती है कि अगर जैसे कि अब कुछ हद तक पढ़ी लिखी हूँ, काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, मेरी एक जॉब है, मेरे साथ काम करने वालों की एक मुख्तलिफ जॉब है। अगर उतने ही ब्रेन सेल्स और उतनी ही कारकर्दगी का लेवल होता तो क्या वो लोग वो काम ना कर रहे होते जो मैं कर रही हूँ? सो अल्टीमेटली थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है। एंड देन अगर आपके साथ किसी के साथ नहीं कोप अप किया जाता तो जेन्युइनली व्यूअर्स, ये मेरी आपको एक जेन्युइन दिल से एडवाइस है, एंड इट्स समथिंग जिसके बारे में मैं भी बड़े अरसे से अब सोचना शुरू हो गई हूँ कि जी, अगर आपका किसी के साथ गुजारा नहीं है, कोई इंसान है, आपने उसको काम पे रखा हुआ है, उसकी नहीं है इतनी दिमाग की कैपेसिटी, और या वो काम, ऐसे भी लोग होते हैं, मैं ये डिनाई नहीं करती कि घर में कभी कभी ऐसे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं जो नहीं काम करना चाहते, जो करना ही नहीं चाहते, उनका मूड ही नहीं होता कि वो चीज़ करे, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उन लोगों को अपने पास रख के अपना भी खून जलाना और उनको भी कॉन्स्टेंटली बातें सुनाने से 100 गुना बेहतर यह है कि आप किनाराकशी कर लें। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए व्यूअर्स, किसी भी इंसान ने एनजीओ नहीं अपने घर में खोला हुआ। हर इंसान अगर किसी को जॉब पे रखता है तो इसलिए रखता है क्योंकि उनको उनसे कोई काम लेना होता है। आप उनको उनके काम का सही मुआवजा दें, उनको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दें और उनको अपने काम की एक्सपेक्टेशंस बताएं, खुशी गमी में उनको शामिल करें, कोशिश करें कि अपने एटीट्यूड को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं रखें। लेकिन अगर बार बार आप किसी के काम को पसंद नहीं कर रहे, या कोई इंसान जैसे कि बार बार आप उनको कहते हैं कि जी आप गीले ग्लासों में खाना ना लाएं, ज़मीन को सही तरीके से साफ़ करना है, प्लेट्स को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खाने की अगर कुकिंग की बात करें तो कुकिंग का एक सर्टन जायका होना चाहिए खाने का। बड़े लोग अपने घर में कुक रखा हुआ होता है, अब वो कुक उनके लिए खाना बनाता है या बनाती हैं, खाना उनको पसंद नहीं आता, डेली उसकी बेइज्जती हो रही होती है। भाई अगर आपको डेली अगले की बेइज्जती करनी पड़ रही है तो आप किनाराकशी कर लें, आप किसी और बंदे का इंतज़ाम कर लें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम सारे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, लोगों को अपने साथ लेके चले जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप तंग हो रहे हैं और तंग होने की वजह से किसी और को इंसल्ट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप किनाराकशी कर लें। बिकॉज लाइफ में ज़िंदगी बहुत छोटी है, कॉन्स्टेंटली तकलीफ़ में अपसेट होके, डिप्रेस्ड होके कोई भी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना आपको गुजारनी चाहिए, ना आपके घर में काम करने वालों को गुजारनी चाहिए। मैंने हमेशा एक डिफरेंट एंगल से बात की है कि आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो ये सब चीज़ें मेरे लिए अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और मैं उन पर उसी तरह कायम हूँ। लेकिन एडिशन उसमें यह है कि अगर आपका गुजारा नहीं है तो आप किनाराकशी कर लें। बिकॉज व्यूअर्स, अगेन छोटे छोटे बच्चे घर में अव्वल तो आपने रखने ही नहीं है क्योंकि ये चाइल्ड लेबर है। इवन चले 16, आई थिंक 16 की एज पे आप आई थिंक रख सकते हैं पेरेंट्स की इजाज़त से और समथिंग लाइक दैट, बट चले 18 साल की भी अगर कोई बच्ची या बच्चा आपके घर में काम कर रहा है, वो नहीं आपके हिसाब से चल रहा, वो बंदी आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप उनको फ्री कर दें क्योंकि आपने काम के लिए रखा है। लेकिन उस काम के साथ उनको टाइम पे खाना मिलना चाहिए, उनकी नींद पूरी होनी चाहिए,
उनके कपड़ा लत्ता, अगर वो बीमार होते हैं तो उनका इलाज, ये सारी चीज़ें फिर आपने मैनेज भी करनी है। और व्यूअर्स देखिए, बड़े लोग अपने घरों में जॉब रखते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं देते, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब आपने नौकरी पे रखा हुआ है, तनख्वाह आप पहली को या पहली से एक दिन पहले देंगे तो अगले को वो वारा खाता है। अगर किसी को सैलरी मिल रही है 10 तारीख को, 15 को, या एक सैलरी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक सैलरी नीचे रख लेते हैं लोग कि एक नीचे कर लो तो नौकरी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? किसी को किडनैप कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिस इंसान की 2 तनख्वाहें पहली तारीख को ड्यू हैं, उसको मिलनी एक ही है, एक तनख्वाह नीचे लगी हुई है, तो वो अगर तंग भी हो रहा है तो वो बेचारा पैसे के पीछे रुक जाएगा। बट एक बात बताऊं व्यूअर्स, जिससे नहीं रुकना ना, वो 4 तनख्वाहों के लिए भी नहीं रुकेगा। बट ये ज्यादती है। लोगों को टाइम पे उनकी सैलरी दें, खाने के लिए उनको वही दें जो आप खुद खाते हैं, या एटलीस्ट उस क्वालिटी और उस मेयार का हो जो आप खाते हैं। खुद आप लोग मटन, बीफ, मछली हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, घर के स्टाफ को आप 3 दिन पुराना खाना दे रहे हैं, सूखी रोटियां दोपहर की रात को दी जा रही हैं कि ये तुम खा लो, चावल दे रहे हैं तो वो चावल दे रहे हैं जो 2 दिन से फ्रिज में भूसे पड़े हुए हैं, ना वो कोई खा सकता है ना उसे कोई एंजॉय कर सकता है। व्यूअर्स, ये भी बड़ी ज़्यादती है, जहाँ पे एज समन जो खुद भी लोग में घर में रखती है, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आप उस हिसाब से अपनी डिसीजंस लें। लेकिन अगर रखा हुआ है तो फिर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगेन, जिनके घर में नॉन मुस्लिम स्टाफ होता है, अब क्रिश्चियन स्टाफ की क्रिसमस आ गई और ईस्टर आ गया, उनको छुट्टी नहीं देनी। भाई क्यों नहीं देनी छुट्टी? अगर आप ईद के मौके पे छुट्टियां लेते हैं और एंजॉय करते हैं तो फिर आप उनको भी मौका दें। अक्सर लोग क्रिसमस क्योंकि 25 दिसंबर को आती है तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो बड़े फंक्शंस चल रहे हैं, हमारे तो बड़ा ये हो रहा है, हमारे घर बड़ा आना जाना है, तो आप छुट्टी नहीं कर सकते। ईद पे भी नहीं उन लोगों ने छुट्टियां करनी और ना ही अपने किसी त्यौहार पे करनी है। अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम। सो व्यूअर्स, स्टाफ के साथ पॉजिटिवली चलना, उनके साथ अच्छे तरीके से चलना। देखिए, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही उनके लिए करें। सर्दियाँ गर्मियाँ आ रही हैं, सूट ले दें, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें करें, या अपने ऐसे कपड़े दे दें जो बिल्कुल अच्छी हालत के अंदर हैं, जो ख़राब नहीं हैं। या अगर आपके पास कोई नए कपड़े आए हुए हैं जो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं यूज़ करेंगे, वो दे दें। 100 ऑप्शंस है व्यूअर्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की डिसीजंस लेते हैं और कैसे लोगों के साथ चलते हैं। देखिए, हर बंदे का अपना ज़र्फ होता है। कोई आपको बॉदर करता है, आपके साथ नहीं चलता, आप उनके साथ ना रिलेशनशिप रखें, बट अपने आप को टॉर्चर ना करें और ना ही किसी और को करें। और जब आपको महसूस हो कि अब आप अगले के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही बैक ऑफ कर जाएं। अगले को एक्सप्लेन करें 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बट किसी को गालियाँ निकालना, हाथ उठाना, ये चीज़ें बहुत इनकरेक्ट हैं। देखिए, एज एन एम्प्लॉई आप अपनी प्रॉब्लम्स और आपको जो इश्यूज़ हैं दूसरों के साथ स्टेट कर सकते हैं। कोई भी काम की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको नहीं बताया जाता कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अपनी इस्लाह करते हैं, वो उस इंसान के ऊपर है। आप किसी को नहीं चेंज कर सकते, आपने अपने आप को चेंज करना है या उस हिसाब से डिसीजंस लेनी है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ना, विच मीन्स खाना, कपड़े, सोना। अगेन, सोने की क्या अरेंजमेंट है? 24 घंटे की आपने एक बच्ची रखी हुई है घर में काम करने के लिए, उसके पास कोई अलमारी तक नहीं है जहाँ पे वो अपने कपड़े रख सके। कभी वो किसी घर के कोने में सो रही होती है, कभी कहीं वो कहीं ज़मीन पे सो रही होती है। बाथरूम उस बच्ची ने वो इस्तेमाल करना है जो बाकी सारा मेल स्टाफ बाहर यूज़ कर रहा है। व्यूअर्स, सोचने की बात है। जो चीज़ें आप अपने लिए, अपने घर की बच्चियों के लिए नहीं पसंद करेंगे, वो घर में काम करने वाली बच्चियों के लिए क्यों पसंद करते हैं? सो प्लीज़ घर के स्टाफ को उसी तरह लेके चले जिस तरह आप घर वालों को साथ लेके चलते हैं। और व्यूअर्स, घर वाले फैमिली मेम्बर साथ छोड़ देते हैं, आपका घर का स्टाफ आपके साथ खड़ा रहता है। मैंने बड़े खूबसूरत एग्जांपल्स देखे हैं ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, बल्कि किचन में हम मज़ीद इस बात को डिस्कस भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो टेक्निकली हमारे खून के रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन अच्छा हमारे बड़े अच्छे दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी बन सकते हैं। और मैंने आज सिर्फ स्टाफ की साइड नहीं दी, इवन एम्प्लॉयर्स की भी साइड दे रही हूँ। जैसे कि अगर आपके घर में स्टाफ के लोग हैं तो मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये बात कहने की कोशिश की कि शेफ़ नूर, ना रखें बेहतर है। रख के अगलों को भी इंसल्ट करना, अपनी भी ज़ात को ख़राब करना, फ़ायदा कोई नहीं है। सो मेंटल पीस के लिए भी लोग क्या करते हैं, घर में 4-4 ऐसे लोग रख लेते हैं जिनको बिल्कुल ही काम नहीं आता। बेहतर नहीं है कि ज़्यादा तनख्वाह दे के 2 ऐसे वर्कर रख ले जिनको काम आता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
यू नो इस किस्म की चीजें हम भी कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। जी, तो क्या कहेंगी स्टाफ के बारे में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब हम लोगों के एक मेरी मदर इन लॉ के ज़माने की वो एक हैं और अभी तक वो आ रही हैं, और माशाल्लाह हमने इतने अच्छे तरीके से रखा है कि अगर हम कह भी देते हैं ना कि आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं, आप ना आया करें, वैसे चक्कर लगा देती हैं, लेकिन वो कहती नहीं, मैंने इस घर का नमक खाया है। और मैं अपनी बात बता रही हूँ, जो कपड़े यार अपने सगे रिश्तेदार नहीं पूछने के लिए आते? नहीं आते। मैं जिस ब्रांड के अपने कपड़े लेती हूँ, मैं उन्हीं ब्रांड के उनको लेके देती हूँ। मेरी एक नेचर में ये चीज़ है। मेरी बेटी ने एक दफ़ा कहा था कि मामा आप अपने भी यही ले रही हैं तो उनके लिए क्यों ले रही हैं? तो फिर मैंने कहा बेटे हदीस क्या है कि जो अपने लिए पसंद करो वो भी अपने मुसलमान भाई के लिए। वही तो बात है, मैंने जैसे कि कहा कि 2 प्रॉपर वर्कर रख लो, 10 यूजलेस लोग ना रखो। यूजलेस से ये नहीं, कोई इंसान भी यूजलेस नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए एक यूजलेस इंसान है। आपके घर के सेटअप में नहीं वो बंदा फिट हो रहा, या आपके काम के सेटअप में, तो आप ऐसे लोग रख ले। होता ये है कि आप 10 रुपए में 1000 रुपया चाह रहे होते हैं, वो हो नहीं सकता। बाहर के ममालिक में आप देखेंगे कि टीयर सेट है फाइनेंशियल। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के बच्चों को रख लेते, एक टाइम 1 टाइम 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और 2 साल के लिए उन बच्चों को ऐसे रख लिया जैसे किडनैप कर लिया। ना उनको छुट्टी पे जाने देते हैं, ना उनको कोई और चीज़ करने देते हैं, और बस वो आपके साथ स्टक है। कभी कभार उनके माँ बाप से बात करा ली, तो हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात, और ये बेसिकली स्लेवरी है, ये तो गुलामी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके पास कोई बंदा काम करता है, लाइक फैमिली लेके चल सकता है तो लेके चले। गुलाम रखने तो व्यूअर्स वो ज़माना कब का चला गया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़माना चला गया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो किचन में आज हर दिल अजीज़ फेवरेट डिश बन रही है, और उसको आप किस तरीके से बड़े कूल अंदाज में, एलिवेटेड अंदाज में सर्व कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे आज शेफ़ सैयदा नूर हैदर से इन शेफ़ नूर्स किचन। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हाँ जी शेफ़ नूर, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी मिक्स दाल, चावल, और साथ हम बना रहे हैं अचारी भरी हुई मिर्चें, और सर्व करेंगे हम पापड़, चटनी ग्रीन और रायता और अचार के साथ। क्या बात है, पूरा एक जिस तरह मील होती है, और जिस तरह वो एक दस्तरखान, पूरा वो थाली जिसको कहते हैं। थाली कहते हैं। अच्छा, ये इसमें हम कितना ऑयल डालना है? बस काफ़ी है, एनफ, काफ़ी है। अच्छा ठीक है, अब रेसिपी की तरफ जाएंगे। पहले आप मुझे बताते मैंने करना क्या है। आपने प्याज को सौते करना। मैंने प्याज को सौते करना है। चलिए आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी, रेसिपी में आपके लिए इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ जी। इसमें है जी मसूर और मूंग की दाल 3 पाव है। अगर आप चाहें तो इसमें चने की भी दाल भी डाल सकते हैं, और माश की भी 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं आप। लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद चॉप, हरी मिर्चें 6 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ड्राई अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए जी कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख मिर्च गोल वाली, इसका हम तड़का लगाएंगे। ठीक है जी। इसकी जो है पहले हम प्याज को सौते कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। अच्छा, नमक और हल्दी और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के। अच्छा, ये सेपरेट हमने बॉईल करना हाँ है? जी, बॉईल कर लिया, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं कि हम इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर आप लगा लें 5 मिनट के लिए। सही जी। और हमने इसको प्याज को सौते करके और इसमें इसको हमने बॉईल कर लिया। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। ठीक है। और प्याज को हम सौते करेंगे, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और सारे मसाले डाल के, टमाटर, सूखी मेथी। अच्छा, इसका एक मसाला बना के, ये अचार मसाला है इसका। ये ड्राई अचार मसाला, ये भी मैं बोल देती हूँ। इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच अजवाइन और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है। इसको हमने रोस्ट कर लेना है, और इसमें कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ, मेथी दाना, और इनको डाल के आपने क्रश कर लेना। और उसके बाद इसमें कुटी हुई 1 टेबलस्पून आपने खाने का चम्मच मिर्च डाल देनी है। और ये आप ड्राई अचार मसाला आप बना के रख लें, कीमे में, आलू में, दाल में, हर चीज़ में डाल सकते हैं, सवाई चावल के। सब्जियों में भी बहुत मजे का लगता है और बड़ी अच्छा इसका टेस्ट। आजकल तो पता नहीं क्या वो अजीब से मसाला राइस आ गए, उसमें आपको पता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। प्लीज मसाला राइस बहुत बुरे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मसाला राइस। पता है वो जो आजकल वो अजीब सा कुछ आधा चाइनीज आधा हाँ जी मसाला वो टू मच है, टू मच है। पता है उसमें एक्चुअली लोग गरम मसाला डाल देते हैं। एक मैंने रिक्वेस्ट करनी है आपसे, और आप भी बेहतर गाइड कर सकते हैं, कि गरम मसाले का उतना इस्तेमाल करें जितना अगला बर्दाश्त कर सकता है। लोग 1-1 टेबल स्पून 1-1 टीस्पून डाल देते हैं गरम मसाले का,
कसम से अंदर से मैदा उड़ जाता है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह इतना रही हैं। लाल मिर्च से हाल नहीं खराब होता, किसी मिर्च से नहीं होता जितना गरम मसाला गरम मसाला कम उसमें डालें क्वांटिटी में, बस सिर्फ उसकी होता है कि सिर्फ खुशबू आ जाए बस। बहुत गरम, हाँ जी। वो गरम मसाला क्योंकि एक्चुअली वो आपको अंदर से बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, क्योंकि उसकी चीजें, उसका जो है सारा चीजों का फ्लेवर, वो जो एक्चुअल है वो गरम मसाला क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें गरम है। गरम है, हाँ, उनकी तासीर गरम है। अच्छा, और ये जो मिर्चें हैं इनकी जरा कहानी समझाइए। जी अच्छा जी, मिर्चें जो हैं इसमें हमने जी ले ली हैं जी मिर्चें, 1 पाव हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और इसमें हमने प्याज 2 अदद, नमक हस्बे जायका, अनारदाना, कलौंजी, इसको हम पीस लेंगे। इसको हम मोटा मोटा ये हमने पीस लिया इसको, और इसके बाद हमने इसमें एक बेसन का हमने जो है वो मिक्सचर बनाना है। बेसन, नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा डाल के हमने इसका पकौड़ों जैसा मिक्सचर बना लेना है। ठीक है जी। और फिर इसमें जो है वो ये मिर्च में जो इसको कट लगा के, और इसमें जो है हमने सारे सीड्स निकाल देने हैं, क्योंकि बीज प्लीज निकाल देने हैं। हाँ लोग जी। बीज समेत उसको भर देते हैं, नहीं। और एक बाइट के बाद ही लगता है कि बंदा अब अल्लाह को प्यारा हो इसमें जाएगा। एक सब्ज़ मिर्च आप डाल लें, जब प्याज आप पीसेंगे तो इसमें सिर्फ एक सब्ज़ मिर्च डालें, लेकिन आपने सीड सारे निकाल देने हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है? प्याज इसमें है, प्याज और नारदाना और नमक हमने पीस लिया सब्ज़ मिर्च डाल के। हाँ जी। और उसके बाद हमने ना एक चुटकी कलौंजी डाल दी है हमने। अच्छा। और एक थोड़ा सा ये अचारी हाँ मसाला। जी। तो ये अचारी मिर्च हो गई जी। अब इसी को हम बेसन में भी डिप कर सकते हैं? ये बेसन में डिप करेंगे। अच्छा, ये बेसन में ही डिप करेंगे। तो हम जी। इसको बेसिकली पकौड़े बना रहे हैं। जी जी। और साथ हम पापड़ सर्व करेंगे। साथ ये जी हरे धनिए की चटनी है, धनिया, पुदीना, अनारदाना, सब्ज़ मिर्च और सिरका और सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन डाल के हमने इसको पीस लिया है। ऑसम। अच्छा, ये बताएं, बड़े होते हुए घर में खाना कौन बनाता था? घर में स्टाफ के लोग या अम्मी? नहीं जी, मेरी अम्मी बनाती थी खाना, और मेरी जो है अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और वो सब कहते हैं कि आपका जो टेस्ट है ना आपकी अम्मा के ऊपर गया, मतलब आप खाना बनाती हैं। मेरी बड़ी बहन बिल्कुल खाना उसको शौक नहीं है, वो ज़रा दूसरी लाइन में थी, दीनी लाइन में, कुरान पाक हिफ्ज़ करना, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, वो उसका था। तो वो फिर भी कभी मेरी वो घर में कोई भी नहीं था, तो वो मुझे फ़ोन करके पूछती है कि मैंने वो बनाना है, तो मुझे बताओ वो आलू अंडे की ग्रेवी कैसे बनती है। आलू अंडे की ग्रेवी? वो जो उबले तो अंडे जैसा भी बना लेता है। उबले अंडे वो तो मुझ जैसा भी बना लेता है। फिर वो पूछ लेती है ना, क्योंकि उसने कभी किचन में किया नहीं है सब, तो जो कुछ भी किया मैंने किया है। और मैंने बहुत से लोगों को सिखाया, अपनी मेरी कज़न्स की बेटियां जो आज बाहर गई हैं और मुझे दुआएं देती हैं कि आपने, हम आपके घर आ जाते होते थे कुकिंग सीखने के लिए। अच्छा, मैं एक मज़े की बात पूछूं आपसे। जी जी। हम लोग खुद खाना आजकल के ज़माने में कम बनाते हैं। घर में कोई स्टाफ मेंबर होता है, कोई बंदा, आपकी तो बात और है ना, आप तो एंजॉय करती हैं, जैसे कि आपकी अपनी बहन हो गई मुनी गई। अब जब इंसान कुकिंग की तरफ आपका रुझान होता है और आप कुकिंग लेसन्स खुद लेते हैं लेकिन खुद नहीं बनाते, तो क्या बेहतर नहीं है कि जो आपके घर में स्टाफ है आप उनको सिखा दें? बिल्कुल। मैं ये बात आज इसलिए करना चाह रही हूँ कि 90% जिसकी सबसे ज्यादा बिस्ती होती है घर में वो कुक होता है। हाँ जी। जो भी खातून या बंदा खाना बना रहा होता है उसकी तबीयत सेट हो रही होती है, क्योंकि हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं। कोई कहता है जी घर में हर रोज हम देसी खाना खा रहे होते हैं, कोई चाइनीज कोई और डिश बना ले, अगला कहता है जी मैंने आंदा ही नहीं है बनाना। आपको एक मजे की तो बात ये एक इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने घर में जो शेफ है या कुक है, जैसे कि आप है शेफ नूर, आप सिखाती हैं। मैं आपको कहूँ कि शेफ नूर, मेरे घर में ये जो कुक है और ये जो एक खातून है, इन दोनों को मैंने खाना पकाना सिखाना है। आप तो क्लास दे रही हैं ना? जी जी जी। मैंने तो पेमेंट करनी है उस जी, क्लास जी, जी, की। मैं आपको पेमेंट करके अपने घर के उन लोगों को क्यों ना सिखा दूं जिन्होंने डेली कुकिंग करनी है। मैं आपको ये मजे की बात बताने लगी हूँ कि सादिया जो मेरी फ्रेंड है, वो जो आपके साथ बड़ा लाड जी, करती जी, है। बहुत लाड करती है। अभी वो मैं गई थी, आपको भी सलाम कह रही थी मेरा सलाम देना। मैं अभी गई थी। वालेकुम सलाम। तो वो उसका एक कुक था, वो आ जाता था मेरे पास और मुझे कहता था नूर बाजी, उसको पता भी नहीं होता था, नूर बाजी साथ एक डायरी पेन होता था कि आप मुझे ना चिकन जिंजर की रेसिपी बता दें, आप मुझे पराठों की बता दें, कीमे की बता दें, और वो सेरी में बनाता था। और उसने मुझसे इतना कुछ सीखा कि आपका बता नहीं सकती। और वो सब घर वाले इतने खुश थे कि हमें पता भी नहीं होता और चला जाता है, चुप करके आ जाता है। और नहीं, पर देखिए ना आप लोग, बट एज अ थिंग फॉर पीपल, जो लोग कहते हैं, जैसे कि अगर आपको अपनी अम्मी के हाथ के कड़ी पकौड़े बहुत पसंद है और आप खुद नहीं कुकिंग करते हैं, या तो अम्मी से कुछ जाके सीख लें, बट जो आपके घर में कोई काम करने के लिए उनको कहें कि जाओ अम्मी से जाके सीख लो, सदका जारी है। एंड उनका भी कुछ जिंदगी में बन जाएगा मासूमों का। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये अनियंस और कितने प्यार करने, बस थोड़ा सा और करके, और हम इसमें, क्योंकि दाल जब काली काली हो जाती है ना तो वो जरा फनी टेस्ट की हो जाती है। ये सारा डाल, हाँ जी ये डाल। हाँ, क्योंकि दाल में ना अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा मजे का लगता है जी। अब लोग नहीं डालते, मैंने इसमें भी डाला हुआ है, प्याज डाल, दाल बॉईल करके इसमें भी लहसुन अदरक और हल्दी और नमक डाला हुआ है, और उसमें भी मैं डाल रही हूँ। और देखिए
फूड कॉम्बिनेशन तो हमने ही सिखानी है ना, बिल्कुल फूड कॉम्बिनेशन तो हमने ही सिखानी है। पहले टमाटर डालेंगे या जी। पहले ज़रा अदरक लहसुन थोड़ा ब्राउन जी, पहले ब्राउन हो जाए, मैं ना इसमें ज़रा ये मसाले इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, इसी में हाँ जी, गीले में डाल दिए, फिर वो किस तरह जाएंगे अंदर? वो थोड़ा सा पानी भी ऊपर डालेंगे ना। अच्छा, जी, तो मसाला अलहदा क्या जी। करते हैं लोग, बना लेते उबला उबला सारा मसाला बना लेते ये हैं। दाल इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे, इतने मज़े की दाल है, लगेगा आप हलीम खा रहे हैं। Are you serious? जी और बाय द वे इसी में आप चिकन के थोड़े रेशे डाल हाँ दें तो जी, मजे का हो जाएगा। मैंने इसमें एक मुट्ठी चने की दाल भी डाली है और एक मुट्ठी मैंने माश की भी डाली है। अब मैं टमाटर डालूं इसमें कि हाँ रुक जी, जाऊं? थोड़ा सा। थोड़ा सा और, ठीक है। बट एक और चीज़, हांडी जो काली कर देते हैं लोग, वो प्याज ब्राउन हो गया, अगर आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन कर दिया तो आपकी हांडी पूरी ज़ाया हो गई हो। अगर कभी आपका डार्क ब्राउन हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और दही डाल लें, दूध उसका और जलने का, हाँ जी, जलने का जो उसका फ्लेवर वो आ जाता है ना, एक टेस्ट, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जान डिश काली हो जाती है। काली वो यही है कि प्याज डार्क ब्राउन कर दिया आपने। हाँ तो यही है ना, अब हाँ जी। आलू गोश्त जैसे मैं किसी के घर खाने के लिए गई, व्यूअर्स मतलब बड़ा फरमाइश करके ना, क्योंकि उनके घर का आलू गोश्त बड़ा अच्छा होता है, और उधर मियाँ और हस्बैंड ने बनाया था, ठीक है, हस्बैंड बहुत अच्छा बना। मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात पे चल रही है? बीवी कह रही है अगर प्याज ज्यादा ब्राउन हो गए थे तो आपने क्यों बाकी की वो किया, आपने आप निकाल नए लिया प्याज फ्राई कर लेते। अब वो अपनी तरफ से भाई किफायत शारी, अब ऑब्वियसली वो डेली कुकिंग वैसे तो नहीं करते, कभी कभार वो बनाते हैं ना चीज़, और आलू गोश्त उनके हाथ की बड़ी अच्छी होती है, हलीम बड़ी उनके हाथ की अच्छी होती है। बस ये डाल के, हाँ जी, ये डाल के साथ ही टमाटर डाल दें और मैं इसको पानी थोड़ा सा डाल थोड़ा सा इसमें पानी डाल, टमाटर को भी हमने 2 मिनट तो कुक करना है। टमाटर डाल दें बस। टमाटर डाल दें। ये व्यूअर्स एक बड़ा बेसिक मसाला है जो अक्सर घरों में बनता है, जी, और अगर आप ये मसाला परफेक्ट कर लेंगे ना, राइट कलर राइट उसके साथ, तो वो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। ये एक्चुअली हर चीज़ की बेस यही जी, होता है। जी, हर चीज़ की बेस यही है। अब ये एक दफ़ा जब डन हो जाएगा, अगर आप चिकन बना रहे हैं ना तो आप उसमें एक टमाटरों को ब्लेंड कर लें, चॉप कर लें, हाँ चॉपर में चॉप कर लें और साथ एक सब्ज़ मिर्च में चॉप कर लें, क्योंकि हमने तड़के में डालनी है सब्ज़ मिर्चें, तो इसलिए हमने मिर्चों को चॉप नहीं किया हुआ। अच्छा, अब ये मैं क्या, अब इसको जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा हाँ तो जी, इसमें फिर दाल हम दाल डालेंगे। एंड दैट्स इट। हाँ जी, और उसके बाद एक तड़का बाद में लगाएंगे एंड में, हाँ जी, वो तो हाँ एंड जी, का होगा एंड ना। में होगा। अच्छा, आप तड़के में यूजुअली क्या लगाती हैं? हर घर का अपना एक मखसूस होता है। जी, मैं तड़के में ज़ीरा, ये गोल वाली मिर्च होगी, अदरक होगा थोड़ा सा, और क्या कहते हैं सब्ज़ मिर्च, अगर साबुत डालना चाहे साबुत भी डाल सकते हैं, उसमें भी डालेंगे। अच्छा, कैन आई टेल यू माय फेवरेट तड़का? हर घर का एक होता है, कड़ी पत्ता, जी, थोड़ी सी कलौंजी, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी कलौंजी, ये तो अचारी दाल है ना, बट नॉर्मली भी दाल अगर बन रही हो तो कड़ी पत्ता, कलौंजी, मेथी दाना मोटी ये मिर्च और सफ़ेद जीरा। लहसुन गोल कटा हुआ। जी, उसका बड़े लोग प्याज का भी बनाते हैं, बट अगर आपने बेस में इतना, लहसुन हाँ नहीं, मैंने इतना ज़्यादा डाल दिया, मैं लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें भी लहसुन है और उसमें भी। नहीं वैसे कह रही हूँ ना, हाँ जी, बट ये तो वो लोग करते हैं ना यूजुअली जो दाल उबाल लेते हैं और ऊपर से सिर्फ तड़का डालते हैं। जी। देखिए, अगर आप एक बड़े हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बिल्कुल। लहसुन तो जितना भी खाया जाए तो वो तो बड़े ज़बरदस्त है। चटनी में भी हमने कच्चा लहसुन डाला है। अब हम इसको ना, इसको मिक्स। अच्छा, अब ये बताइए, जो यार हरी मिर्च के अलहदा हरी मिर्च हो जाती है, अलहदा उसकी कोटिंग हो जाती है, जी, तो क्या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी वो। इसको थिक बैटर बनाना है, पतला होगा ना गाढ़ा, तो नहीं होगा। हाँ जी, वो उससे ये है कि वो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। एक तो कढ़ाई में डाल के फ़ौरन चम्मच भी नहीं हिलाना, आप थोड़ा सा कुक हो जाए फिर उसके बाद आप चम्मच हिलाना। अच्छा, अब ये कितनी देर पकेगा? बस इसका टमाटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर हम ये डाल देंगे। फिर ये डाल देंगे और उसके बाद व्यूअर्स लिटरली आपकी दाल तैयार है, उस पर तड़का, मतलब बातें ये करते हमने, करते हाँ जी, अचारी मसाला भी डाल देंगे। सारा डाल दूँ? हाँ जी, एक्चुअली तो मज़ा आना है अचारी मसाले का। जी, इसमें थोड़ी सी हाफ मेथी डाल दें, हाफ बाद में डालेंगे। ये लीजिए। अच्छा, आधी ऊपर से डालेंगे। हाँ जी, आधी ऊपर से डालेंगे। अब देखें ना क्या खुशबू आ रही है। और व्यूअर्स, अब आप इमेजिन करें कि ये डिलिशियस, अगर तड़का, ये डिलिशियस जो बेस है, इसमें आप चिकन डाल दें, अब वो चिकन डाल दें, पानी हाँ डाल दें, जी, आपकी बिल्कुल। अचारी मुर्गी बन गई। जी, सिर्फ अगर मुर्गी बनानी है तो आपने टमाटरों को ब्लेंड करके डालना नहीं, पर जान मतलब नहीं भी करना तो इट्स ओके जी। इट्स अ यमी मसाला। आपको पता है, मेरी वो जो फ्रेंड है सादिया, उसकी बहन इंग्लैंड गई, उसको खाना पकाना नहीं आता था, ज़ाहिर है उनको हमेशा से कुक रहे हैं, तो उनको मैंने ये मसाला बना दिया और वो कहती थी ये जादू का मसाला, मैं हर चीज़ में डालती थी और वो इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता था। इंग्लैंड चलेगी ना तो वो कहती थी कि सब लोग पूछते आप क्या डालती हैं इसमें। तो जानी है जो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने अपने डब्बे बना लिए हैं, वो तो बिल्कुल वो नहीं, बट मैं वैसे कह रही हूँ वो कैसे बनाए हैं, वो किसी एक बंदे की रेसिपी को उन्होंने चोरी की। जी जी जी। अच्छा, आप इसको ये भी डाल देंगे बीच में हम ये भी डाल देंगे। जी, ये भी डाल अदरक भी डाल दिया और हरी मिर्च भी जी, कुछ काट के जी। डाल दिया। ऑसम।
ये भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। और हरी मिर्च का ये कि जब कुक हो जाती है तो उसका तीखापन बैलेंस में आ जाता है। बैलेंस में आ जाता है। तो ये तो प्रॉपर अचारी दाल चावल है। अचारी दाल चावल है, बहुत एंजॉय अच्छा, और करेंगे। यहाँ पे हम पानी को बॉईल कर रहे हैं। जी जी, इसमें नमक डाल के और हमने चावल डालने हैं। नमक डालेंगे और चावल डाल देंगे। नमक कितने गया? नमक हम इधर से ले लेते हैं। ये नहीं, चीनी तो चाहिए, चीनी भी डाल सकते हैं अगर आप कहती हैं तो। नहीं, चीनी से फिर मीठे हो जाएंगे चावल बॉईल। नमक नहीं मुझे मिला अनकरीब। हाँ जी, ये है। किधर है? अच्छा जी, आप डाल दें 3 चम्मच। 3 चम्मच? हाँ जी। हाँ, वो तो छान निकल आएगा ना। अच्छा, ये वाहिद चीज़ है जिसका प्लेन वाइट चावल ही अच्छे जी, लगते वाइट चावल ऐसे कोई जीरा राइस नहीं, कोई हैं। तड़के और वाले हल्का नहीं। सा इसमें ऑयल डाल देंगे, राइट? ऑयल हाँ, पहले भी डाल लें, बाद में भी डाल सकते हैं। बाद में भी डाल सकते हैं, बट हाँ हल्का जी। सा अगर डाल देते तो वो चिपचिपाहट वाला इशू खत्म हो जाता है। अब इसमें हम जैसे इस पानी, उसी ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। अब इसमें डालनी है दाल हमने। जी, हो गया सारा। मेरे ख्याल से तो हो गया। डिपेंड करता है ना, कुछ लोगों को खड़ा खड़ा मसाला पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं इतना खड़ा पसंद बस होता। हम डाल देते हैं। डाल देना। हाँ जी, डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये आपकी, जी देखिएगा आपकी छींटे ना पड़ जाए। आपने दाल अंदर डाल दी एंड यू आर गुड टू गो। मतलब इससे ज़्यादा आप मैं थोड़ा इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड रेसिपी आपको हम कहाँ से ला के दें। और ये आपके सामने ही रेडी किया है। सिर्फ अचारी मसाला जो है आप तैयार किया। यार अगर एक दफ़ा फिर से अचारी मसाले का जी, जी। बता देती हूँ ना, ताकि लोग बना के जी। अपने पास शेफ नूर रख लें। जी, सूखा धनिया जी 1 खाने का चम्मच है और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है। अजवाइन जो है वो 1 चाय का चम्मच है। इसको हम रोस्ट करेंगे। जब खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें और इसमें फिर आप डाल दें जी 1 चाय का चम्मच आप डाल दें के लौंजी, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना और 1 चाय का चम्मच सौंफ। वो उसी गरमाइश में वो भी रोस्ट हो जाएगा। इसको रोस्ट नहीं करना क्योंकि कड़वा हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको क्रश कर लें और उसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल दें। अगर आपने इसको डबल से ट्रिपल करके रख लें वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो थोड़ा सा बनेगा, तो आप ये बॉटल बना के आप इसको एक टाइट जार में डाल के रख लें। और ये इतने मज़े का अचार मसाला हर चीज़ में डालें सिवाय चावल के। सिवाय चावल के? बार बार सिवाय चावल कह रही है। वैसे नहीं, एक बात चावलों बताओ, में। पराठे के अंदर भी ना अगर थोड़ा सा अचारी मसाला जी डाल दो, जी, वो बड़ा अच्छा होता है। तो बड़ा मजे का हो जाता है। मैं और next एक में- बात कह सकती हूँ आपकी इजाजत से, जी, अब आप ज़रूर। अगर ना भी इसमें तड़का डालें ना, इवन विदाउट तड़का, हाँ जी, ये बहुत अच्छी ये दाल रेडी है दाल। अभी आप ज़रा नमक चेक कर लें। नमक भी चेक कर लूँ? हाँ जी, अच्छा जी, नमक कम तो नहीं है? नमक, हाँ नमक, मगर फिर भी व्यूअर्स कम हो जाए बेहतर है, ज़्यादा ना हो। थोड़ा सा कम है नमक। कम है, वो नमक उधर पड़ा हुआ है। हम नमक थोड़ा सा डालेंगे। उधर किधर पड़ा है? ये मसाले वाले, ये नमक। ये नमक, हाँ जी। इलायची। अब हमने नमक कितना को डालें? ये आप कितना कम लग रहा है आपको? इतना को और डाल देते हैं। अब बात ये है कि नमक आप अपने हिसाब से डालें, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल एंड में एक दफ़ा पूरा आपका कुक हो जाए, क्योंकि देखिए दाल अगर कुक होके उसका पानी, अव्वल तो हम आई थिंक इसमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा ही रखेंगे, बट जिस तरह कुकिंग से ना थोड़ा थोड़ा उसका वो कम हो जाता है। मतलब नमक ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी कम होती है पक के। इसलिए बिल्कुल एंड में सर्व करने से पहले आखिरी दफ़ा नमक को टेस्ट किया करें। व्यूअर्स, कम हो जाए मैनेजेबल है, ज़्यादा हो जाए तो बंदा बड़ा तंग होता है। और कड़ी में तो खास तौर पे ना नमक अगर लोग दाल चखते लगते हैं और वो एंड पे नहीं, अच्छा, नमक कड़ी की बात बता रही हूँ, एंड पे नमक बहुत तेज हो जाता है उसमें। बिल्कुल, वो को पकौड़ों की कहानी है अपनी, ठीक है ना। खैर, यहाँ पे हम अब अपनी मिर्चों को भी फ्राई करेंगे। हमारे चावल भी रेडी है डालने के लिए। जी, डाल दूँ चावल? जी जी, डाल। पानी समेत या बगैर? नहीं, पानी निकाल लें। जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल के अब हम ये लें जी, ये डबल है दोनों बाउल नीचे से। हाँ जी। तो ये हमने ऐसे करके निकाल दिया एंड वी आर गुड टू गो। तो चावल भी हमारे हो जाएंगे अभी कुक, और उसके साथ साथ हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मोकिंग तो हमेशा से एक इशू था, लेकिन अब ये जो वेपिंग का नया सिस्टम आ गया है और इसकी वजह से जो लोग नुकसान उठा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने जो खुद पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी हैं। आज हम, जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे शेयर किया था कि व्यूअर्स, सिगरेट तो मसला थी, लेकिन
लोगों ने फिर सिगरेट से शीशे की तरफ रुझान किया और शीशे से फिर वो गए वेपिंग की तरफ और सोचा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बुरी हैं, मगर लोगों ने पता नहीं क्यों खुद फैसला कर लिया कि वेपिंग सिगरेट से बहुत बेहतर है और शीशा जो है वो सिगरेट से बेहतर है। फिर पता चला कि एक बंदा जब पफ लेता है शीशे का तो वो 100 सिगरेट बराबर होता है। तो लोगों ने कहा ओए ये शायद प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए तो खांस खांस के लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। अब वेपिंग पे भी बड़ी नई रिसर्च आई है। एक्चुअली वेपिंग एक नई चीज़ थी, इसलिए उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई थी एज सच, तो लोग कोई कंफर्म्ड बात कह नहीं पा रहे थे। अब लोगों को नज़र आ रहे हैं वेपिंग के नुकसानात, तो लोग सर पकड़ के बैठ गए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वैसे बड़ा अच्छा लगता है, पहले आप सिर्फ डॉक्टर आया करते थे, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर थे, अब आप प्रोफेसर डॉक्टर हो गए, मुझे बड़ी खुशी होती है। कहते हैं थैंक यू सो मच। साथ ही साथ कुछ हम सब उग गए ना। अच्छा डॉक, सबसे पहले तो आजकल ये तीनों चीज़ें बड़ी कॉमन है, सिगरेट, वेप और शीशा। सिगरेट पे बेसिक सी बात पहले कर लेते हैं, फिर शीशे पे आऊँगी, फिर वेप पे आऊँगी। जी देखिए, सिगरेट पे मेरे ख्याल में हम लोगों ने इतनी बात की है कि ये वेपिंग इन्वेंट की गई। मेरी जो राय इसके बारे में ये है कि हमसे पहले एक जनरेशन थी जिसको सिगरेट के साथ बड़े पावरफुल काम करते हुए दिखाया गया और उनको फैंटिसाइज किया गया कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप एक पावरफुल मेल या फीमेल नजर आएंगे। ज़माना नहीं याद, वो एक होता था समथिंग, क्या है उसका नाम? हाँ जी बिल्कुल, वो द समथिंग मैन Yes. होता था। तो वो जो ब्रांड का ऑफिस ही नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो बड़ा ना एक कूल अंदर आता था, हाथ में उसकी सिगरेट होती थी, सिर पे टोपी, काउबॉय वाली लोग, आपको याद है बचपन में हम लोग वो ऐड देखा करते थे। तो बेसिकली और फिर खवातीन ने भी स्मोकिंग शुरू कर दी, देखा देखी कि यार ये भी बड़ी कूल चीज़ है। और एक ज़माने में तो कहा जाता था कि प्रेगनेंसी में अगर सिगरेट पियो तो हाजमा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, मेरी अम्मा के ज़माने में ये बात होती थी और खवातीन सिगरेट पीती थी प्रेगनेंसी में। और ये गांव में बड़ा कॉमन बात है। वो उधर हुक्का पीते थे, हाँ, बिल्कुल, या बड़ा बीड़ी common। पीते थे। एग्जैक्टली। सो असल में हुआ ये कि वो जनरेशन जो थी वो जब इसके प्रॉब्लम का शिकार हुई तो इंडस्ट्री ने बड़ा इंटरेस्टिंगली अगली जनरेशन को, मैं समझता हूँ, साइकोलॉजिकल रीड कर लिया। और ये जो जनरेशन है ये गैजेट लवर है, इनके हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है, इनको इस किस्म की चीज़ें पसंद हैं। तो उन्होंने एक नया टूल बनाया और उसके बारे में बड़ा टेक्टफुली उन्होंने फ्लोट किया मार्केट में कि ये हार्मलेस है। अब हार्मलेस है या बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स ने टू सम एक्सटेंट ये एक्सेप्ट कर लिया कि वेपिंग जो है ये एक हार्मलेस चीज़ है और जो हम यूज़ कर सकते हैं। सिगरेट से हमारे अंदाजे के मुताबिक एक साल में 1,50,000 लोग इससे डेथ होती है इनकी। और अगर आप देखें तो ये कोविड से होने वाली डेथ से भी ज़्यादा है। बदकिस्मती से हम लोगों ने सिगरेट के बारे में जो अवेयरनेस दी है उसका रिस्पांस इंडस्ट्री ने हमारे यूथ को वेपिंग पे लगा के मेरे ख्याल से हमें दिया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुकी है थ्रू आउट पाकिस्तान और इसमें मेल फीमेल आलमोस्ट इक्वली इसको यूज़ कर रहे हैं। बदकिस्मती हमारे लिए। सर मेरी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि वेपिंग पे, क्योंकि अब बड़ी चीज़ें जैसे कि आपने कहा आगे आ भी रही हैं, क्लियर है। आप तो खैर डे 1 से ये बात, जब आपको याद है शुरू में जब वेपिंग आई थी कोई अबाउट 10 ईयर्स अगो, आई टर्न टू यू एंड सेड डॉक ये तो अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। जो लोग को निकोटीन की, क्योंकि पहले आपको याद है निकोटीन के पैच पैच अभी भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो गम भी होती है, बिल्कुल ऐसे, सही कह रही हैं, बिल्कुल। उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, वो हम उसको यूज़ करते थे एज स्मोकिंग सेसेशन प्रोटोकॉल। अगर हमने किसी से सिगरेट छुड़वानी है तो हम डिसाइड करते थे कि आपने सिगरेट इस तरह बंद करनी है और ये पैच लगाने हैं। और किसी हद तक उसने अपना पर्पस सॉल्व किया। ये ज़रा एक चीज़ आप ज़रा पॉइंट गौर से समझिए कि हुआ क्या और ये बाहर भी क्यों इतना जो है इसका इशू बन गया है कि इसको बंद किया जाए। बाहर भी जो वेपिंग का जो मार्केट में लाया गया उसका वो था स्मोकिंग सेसेशन प्रोटोकॉल कि जब आपने सिगरेट को क्विट करना है तो आप वेपिंग पे लेके आएंगे। बदकिस्मती से हुआ ये कि जो टीनेजर्स ने वेपिंग शुरू की उनमें से अक्सरियत जो थे वो स्मोकिंग का शिकार हो गए। तो ये बड़ा हैरान कौन जो आर्टिकल था जिसमें लोगों को परेशान कर दिया कि यार ये तो हम स्मोकिंग छोड़ने के लिए एक चीज़ हमने जो बनाई थी, हमारे टीनेज बच्चों ने इसको इस्तेमाल किया और उसके बाद वो सिगरेट में मुब्तला हो गए। हाँ, बट द वर्स्ट थिंग इज़ डॉक्टर इरफान कि जो लोग, अब बड़ी जगहों पे अल्लाह का शुक्र है सिगरेट नोशी मना कर दी गई है, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया है, यही जब बाहर खड़े होते हैं तो सिगरेट पी रहे होते हैं ऐसे ही। और वही लोग अंदर आके अपने वेप को पी रहे होते हैं। तो होता ये है
कि जहां पे वो एक स्टूपिड चीज कर रहे थे अब वो दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कि देखें, जब बंदा अंदर होता था तो चलो सिगरेट आप नहीं पी सकते, मना है। बाहर के ममालिक में तो बड़ी अरसे से आप किसी घर में जाके सिगरेट नहीं पी सकते, रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं पी सकते। अच्छा, तो लोगों ने सोचा कि चलो अब बाहर सिगरेट पी लिया करेंगे, अंदर वेप पी लिया करेंगे। तो अगर किसी ने दिन में 4 सिगरेट पीनी थी, अब वो 20 सिगरेट पी रहे हैं। बिल्कुल, और साथ वालों को भी उसमें मुब्तला कर रहा है। देखिए फिर हुआ ये हो क्यों रहा है, ये इस चीज़ को यार ये नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लोग पल्मोनोलॉजिस्ट तो इसके साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन क्या इसको छुड़वाना एक माहिर नफ्सियात का काम नहीं है? क्योंकि स्मोकिंग ये भी, क्योंकि आपको पता है मेरा भी सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और मेरा इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है, पढ़ा भी मैंने यही है। सो सिगरेट पीने वाले को इस चीज की आदत होती है जी बिल्कुल, हर वक्त अपने हाथ में ना ऐसे सिगरेट को पकड़ने की। अब जो बंदा हर वक्त ऐसे सिगरेट को हाथ में पकड़ता है, जब आप उसका ये निकाल लेते हैं ना तो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। फिर ऐसे लोग टांग हिलाना शुरू कर देते हैं, आपने नोटिस किया होगा। ये बिल्कुल ठीक है। और बड़े लोगों में इतनी विल पावर नहीं होती कि वो सिगरेट छोड़ दें। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि जब हम स्मोकिंग क्विटिंग प्लान करते हैं तो उसमें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल भी होता है, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट का रोल भी होता है, उसमें फिजिशियन का भी रोल होता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। बदकिस्मती से आप ये भी देखें कि अभी तक कोई भी एक सेंटर इसको उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। मैं आप अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अक्सर मीडिया पे भी जाके हमारे एक प्रोफेसर हैं जिनको हम जब देखें तो हमें स्मोकिंग सेसेशन याद आ जाता है। वो प्रोफेसर जवेद खान है जो आगा खान बैठे हैं। उनको हम शुरू से देख रहे हैं, जब हम पीजी से, वो एक ही चीज़ पे बात करते हैं, स्मोकिंग कैसे क्विट करानी है। हम लोगों ने भी एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इस चीज़ को मैं समझता हूँ उस तरह एक्सरसाइज नहीं किया। अब जब से वेपिंग आई है और हम देख रहे हैं कि हमारे हर घर में कोई ना कोई एक बच्चा या बच्ची इसका शिकार हो रहे हैं, तो अब हमें भी नज़र आ रहा है कि इस पर बात हमें ज़्यादा करनी चाहिए। अब ये हो क्यों रहा है? बिकॉज इसके रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। आप देखें कि इंडस्ट्री सो क्लेवर नहीं, एक सेकंड, रूल्स हैं। जी जी, देखिए वेपिंग का रूल है 18 साल से कम उम्र का बच्चा वेप नहीं ले सकता। वेप की शॉप जो बन रही हैं ये रूल्स के अंडर नहीं बन रही। वेपिंग शॉप, आप स्मोकिंग की शॉप के लिए आपके रूल एग्जिस्ट करते हैं, जो स्मोकलेस चीज़ें हैं उनके लिए रूल एग्जिस्ट नहीं करते। आप तभी देखें कि इतनी क्लेवर इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आपके बच्चों की एकेडमियाँ हैं, उन्हीं चौक में इन्होंने अपने वेपिंग सेंटर बना दिए। और इतने इंटरेस्टिंग वेपिंग सेंटर हैं कि वो कोई भी बच्चा अगर उसके पास से भी गुजरा हो तो वैसे ही देखने के लिए अंदर चला जाता है। और मीडिया में ये बताया गया है कुछ अरसे तक कि जो वेपिंग है ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फ्लेवर है। लेकिन शुक्र करो कि इरफान अब मतलब पहले तो ये हो रहा था कि वेप की दुकान होती थी, बच्चा या बड़ा कोई भी अंदर जाए तो वहाँ पे ओपन जो है वेप का धुआं होता था। ऐसे ही जहाँ पे स्मोकिंग इलीगल हो गई, बैन हो गई, लोग अंदर मतलब इस सेट से 1/4 या उससे भी छोटे साइज के एक रूम के अंदर धुआं चल रहा है वेप का कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल और ये भी एक बिलीफ है लोगों का कि वेप के धुएं से नुकसान नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बनाया ना हमने कुछ चीज़ें वेप के साथ अटैच कर दी जी, इसमें तो निकोटीन ना होने के बराबर है, इसमें तो फ्लेवर है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें स्मोक भी उस तरह की नहीं है, कोल तार वगैरह नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताऊं कि एक चीज़ कम से कम सब जो वेप हैं उसमें आ रही है, और ये याद रखें किसी रेगुलेटरी बॉडी के तहत इंपोर्ट नहीं किए जाते, ये मोस्टली स्मगल ही आ रहे होते हैं। तो इसमें क्वांटिटी का लेवल क्या है, इसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे पास। क्योंकि पाकिस्तान में बाय द वे व्यूअर्स बहुत से ऐसे वेप मिलते हैं आप खरीद सकते हैं जो आप बाहर नहीं ले सकते। ऐसे ही मैं बिल्कुल ठीक है। अपनी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही, ये अभी मैं अगस्त में जब बाहर थी तो शिकागो में मेरी एक दोस्त को वेप चाहिए था, तो कहती है यार मेरा पता नहीं मैंने किधर कर दिया, तो मेरा तो वो वेप पूरा महीना चलता है। मैंने कहा कौन सा वेप है जो पूरा महीना? कहती है पूरा महीना चलता है, डिस्पोजेबल है, फिर आप फेंक देते हो। तो मैं 2 हफ्ते के लिए आई थी यहाँ नया खोल के, तो वो अब मेरा गुम गया, तो मुझे नया लेना है। ऐसे ही उसने शिकागो उल्टा कर दिया, उसको वो वेप नहीं मिला। हर बंदा घूम के कहा ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल है, ये तो मिलता ही नहीं है, ये तो बैन हो चुका है। मैं कहा बीबी तू की स्मोक कर रही है? फिर जब उनसे लिया, बाहर के मुल्क वाले बड़े अक्लमंद हो गए, बराए नाम निकोटीन वाले या ना निकोटीन वाले, सिर्फ स्मोक वाले अब वेप से आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रेगुलेटरी बॉडी है ना। ये आपने जो डिस्पोजेबल की बात की, इस पे अभी WHO ने एक लिटरेचर निकाला कि ये जो डिस्पोजेबल हैं इसमें जो निकोटीन का लेवल है वो आम वेप से 5 गुना ज़्यादा होता है। तो ये इतना ये कौन चेक करेगा हमारे यहाँ? आपका ख्याल है कोई रेगुलेटरी बॉडी इसको चेक कर रही है कि निकोटीन का लेवल कितना है कितना नहीं है, और क्यों निकोटीन रखी जाती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निकोटीन इज़ द ओनली एडिक्टिव सब्सटेंस। अगर स्मोकिंग में से निकोटीन निकाल ली जाए तो स्मोकिंग ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने निकोटीन को रखा, लेवल लो रखा। फिर बात होती है ये फ्लेवर है, ये तो टेस्ट है।
तो अगर एक सवाल मैं पूछूं कि टेस्ट को फील करने के लिए हमारा ऑर्गन कौन सा है, तो वो तो हमारा टेस्ट बड है जो कि टंग पे मौजूद होती है। आप इसको इनहेल कर रहे हैं, इसको आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, अब पता लग रहा है कि ये तो कैंसर का बाइस कर रहे हैं, इससे तो और प्रॉब्लम हो रहे हैं। वो टीनेजर्स जो ये क्या वेप करते है हैं, वो समथिंग लंग इंजरी, वो क्या है? वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी, विली इसको कहते हैं, ठीक है। उसमें तो THC कंपोनेंट था जो मेन कल्प्रिट बाद में कंसिडर हुआ, THC कंपोनेंट, बट वो तो वो विड्रॉ कर लिया गया था, मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। 2000 डेथ हुई थी एट दैट टाइम जब वेपिंग इंड्यूस्ड। THC तो अवेलेबल है अभी भी ओपनली बाहर के ममालिक में। नहीं, उसको उन्होंने फिल्टर लगा दिया था, THC को आउट कर दिया था उन्होंने, वही एक इंग्रेडिएंट था जिससे ये ट्रिगर हुआ था, विली इसको कहते हैं, और ये 2000 डेथ हुई थी और शुरू की बात है। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसमें एक और मैं आपको बताऊं कि ये टीनेजर्स यूज़ कर रहे हैं। ये अब एविडेंस हमारे पास है कि जो बच्चे वेप कर रहे हैं उनमें उनकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, जो मेमोरी की उनकी कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो आप देखिएगा, आप एक जनरेशन को एडिक्ट कर रहे हैं विद लो डोज ऑफ निकोटीन, आप उनकी मेमोरी इम्पेयर कर रहे हैं, आप उनको कैंसर का बाइस भी करवा रहे हैं, और आपने पेरेंट्स को ये बताया हुआ है कि ये तो हार्मलेस है, ये तो सिर्फ फ्लेवर है। यही वजह है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक होना शुरू हो गई थी। बट थैंक्स टू मीडिया मैं अब ये देख रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पे बार बार ये हैमरिंग की जा रही है, क्योंकि हैमर करने से ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक्टिवेट कर देते हैं, बिकॉज मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल, जो मुझे अब नज़र आता है कि जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि बात ये है कि व्यूअर्स ये वो मामला आता है कि एक बारी लग गई ना लत तो फिर मुश्किल है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल इट्स अ गेटवे टुवर्ड्स अदर एडिक्शन, एंड उधर से ही फिर चर्स और दूसरे ड्रग्स आ जाते हैं। बिल्कुल बच्चों की क्यूरियोसिटी अल्कोहल के बारे में भी बन जाती है। नो डाउट व्यूअर्स यहाँ पे इलीगल है ना, बट अब तो दुनिया इतनी फ्लूइड हो गई है, हर चीज़ आपको हर जगह मिल जाती है, ढूंढने को तो आपको बिल्कुल कुछ भी मिल जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ भी मिल सकता है, बिल्कुल। सो अल्टीमेटली हमने ही अपने बच्चों को, तो फिर माँ बाप क्या करें? देखिए, पहले तो जिस तरह ये जिस घर में खुद माँ बाप वेप कर रहे हैं वो बच्चों को कैसे कह सकते हैं कि ना करो? यही करो? इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि वी हैव टू बिकम अ रोल मॉडल। हम रोल मॉडल हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, हम चाहें या ना चाहें, हमारे बच्चे उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। जिस तरह हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं। तो वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर किड्स। और अब इसको समझें, मीडिया जो पेरेंट्स है उसको समझें कि जी ये हार्मलेस नहीं है। सबसे बड़ा मैसेज ये है, इसमें जो फ्लेवर हैं वो बिल्कुल किसी सूरत भी जो हैं वो बिल्कुल हार्मलेस नहीं है, और FDA अप्रूव नहीं है, क्योंकि देखिए आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें किसी हद तक निकोटीन अवेलेबल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने बच्चों को बार बार इस चीज़ से मना करें। अच्छा, अब बात ये है कि एक चीज़ मैं जो और ऑब्जर्व करता था कि जितना मर्जी जवान बच्चा है, जब वो सिगरेट पीता था तो पेरेंट्स के आने पे वो उसको हाइड कर लेता था। उसकी वजह थी कि वो बड़ा अफ्रेड ऑफ होता था कि यार मेरे पेरेंट्स को ना पता लगे। इसको जो वेप है, और आई एम सॉरी इरफान, एक अदब का एलिमेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, बिल्कुल ऐसे रिस्पेक्ट थिंग। यू आर राइट। अब वेपिंग जो है वो उसको हाइड नहीं करता। अक्सर पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे जो हैं वो वेप करते हैं। देखिए, मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि मैंने ऐसे वो चौक जो हमारा, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मैंने शायद आपके साथ शेयर भी की थी। मेरे बेटे का एक दोस्त है, उसके अम्मा अब्बा ने कोई 2 साल पहले उसका वेप पकड़ा, बड़ा वावेला मचा। हमज़ा को भी उसने हमज़ा पे बात डाल दी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमज़ा वेपिंग। मैंने कहा हमज़ा यू वेपिंग? कहता है यार मामा मैंने आपको बताया तो था। उससे कुछ माह पहले ही उसने मुझे बताया था कि मामा स्कूल की कैंटीन के पीछे सारे लड़के वेप पीते हैं, तो मेरे भी दोस्त हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने उसको कहा तेरी मेहरबानी ना पंगे कर, पकड़ा जाएगा जूते खाएगा। 2 दिन बाद वो बच्चे पकड़े गए, जिनमें से वो बच्चा भी एक था जिसकी अम्मा ने पकड़ा। अच्छा, दूसरी दफ़ा अब उससे हमज़ा पे डालने की कोशिश की। हमज़ा को उसने मैसेज भी किया, हमज़ा ने मुझे मैसेज भी सुनाया कि मामा वो कह रहा है कि मैं अपने ऊपर ले लूँ। मैंने कहा बेटा ले तो लो, लेकिन कितनी दफ़ा ये चीज़ें अपने ऊपर लोगे? और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम एक बुरे दोस्त बनो, बट आप एक बहुत बुरे इंसान बन रहे हैं इस स्टेज पे उसको सपोर्ट करके जहाँ पे ये आदत छुट भी सकती है। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं सपोर्ट करी इस बात को, आपने कहना है हाँ आपने किया वो अपनी जगह। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तो, और उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी हमज़ा का नहीं है, आपके अपने बेटे का, उससे बात करें। उस बच्चे ने भी मुझे फ़ोन किया, कहता खाला आपने तो मुझे बस के नीचे फेंक दिया। मैंने कहा पुत्र बस के नीचे आप खुद लेटे हुए थे, सही, हमने तुम्हें बस से निकाला है नीचे से। अच्छा ये हुआ, उसको उन्होंने कोई 10 दफ़ा पकड़ा। मजाल है कि वो लड़का बाज आए। तो क्या वजह है?
मजाल है कि वो लड़का, मतलब मैं एक्चुअली 10 इंसिडेंट्स आपको गिनवा सकती हूँ। पहली दफा स्कूल में पकड़ा गया, सस्पेंड हुआ। सेकंड टाइम हमजा के ऊपर बात डालने की कोशिश की, उसके बाद कोई 8 और दफा वो लड़का पकड़ा गया। और मैं उसके हाथ जोड़ चुकी, मिन्नत कर, मैंने कहा पुत्र क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं खाला मुझे घबराहट होती है जब मैं नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा ना, क्यों? हेलो 16 साल की उम्र पे कौन सी घबराहट होती है? मेरी बात तो सुने, उसके अंदर जो लेवल ऑफ निकोटीन है वो जब एक लेवल से नीचे होता है तो उसकी बॉडी एक्टिवेट होती है, उसको ये डोज चाहिए, जैसे नशे को चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट ना। देखिए आपने एक बड़ी रियल टाइम मुझे एग्जांपल जो आप बता रहे हैं, इट्स रियल टाइम एग्जांपल। सो इससे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जो वेपिंग है ये किसी सूरत भी हार्मलेस नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर बात ये कि उसको छुपाना और उसको साइडों पे करने के बजाय ऐसे बच्चे को डॉक्टर पे लेके जाएं। बिल्कुल लेके जाएं। एक तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं कि जरा दिखाएं इसको कि होता क्या है ये। बिल्कुल थोड़ा खर्चा ही होगा ना, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, बच्चे की जान बच जाएगी। दूसरा बड़ा स्टेप जो कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं छोड़ देगा, एक दफा लत लग जाए ना व्यूअर्स, आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि इट इज एन एडिक्शन, इससे जान छुड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बात हो गई। दूसरा स्टेप ये है कि उसको फिर माहिर नफ्सियात के पास लेके जाए जो उसको टूल सिखाए छोड़ने के लाजमन। देखिए क्योंकि ऐसे बच्चे को अब आप निकोटीन पैचेस और गम नहीं दे सकते निकोटीन वाली, क्योंकि वो लत लगी रहेगी। जैसे ही वो अपने माँ बाप के घर से निकलेगा, यू आर राइट, वो सिगरेट भी पिएगा, ये भी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको क्विट कैसे करना। और एक और बात, वेप की स्मेल नहीं होती। सिगरेट का प्रॉब्लम ये होता था कि सिगरेट या शीशा आपसे तरक्की भी बू आ रही होती थी, आप मतलब एक कमरे से कोई एंटर होता था तो दूसरे एंड पे पता चल जाता था जिसने सिगरेट पी है। बिल्कुल, तो माँ बाप 1 मिनट में पकड़ते थे। इस मनहूस वेपिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बच्चों को बड़े प्लस पॉइंट लगता है, वो ये है कि कोई स्मेल नहीं है। अभी आप 1 घंटा वेपिंग करके कमरे में एंटर हो, आपसे स्मेल नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए इसमें ना अब आप ये समझिए कि कितने जो उसके ऐसे इफेक्ट थे जिससे हम लोगों को डरा रहे थे, वेपिंग में हमने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और सोसाइटी में बता दिया कि ये हार्मलेस है। बट अब जो लिटरेचर है वो हमें बहुत डरा रहा है कि ये जो चीज़ें कहते हैं क्योंकि कुछ जलता नहीं है इसलिए, देखिए कोई नुकसान नहीं है। वो एक कंपोनेंट है, ये याद रख लें। देखिए हम बात करते हैं वो जो टार प्रोड्यूस हो रही है, जो जल नहीं रहा, लेकिन जो एडिक्टिव कंपोनेंट है दैट इज ओनली निकोटीन। मैंने आपको पहले भी कहा कि सिगरेट में से निकोटीन निकाल दें तो सिगरेट का बेनिफिट क्या करेगी एट द एंड ऑफ द डे किसी को? आप कह रहे हैं निकोटीन कैंसर भी आप जी देखें, आपने एक बात बताई, एक बच्चे की जिसको 10 अटेम्प्ट हो गए वो नहीं छोड़ पा रहा। अब वो अगर उसने मतलब मारना मना है, मार नहीं प्यार हमारा स्लोगन है, उसके बाप ने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। तो देखिए वो बच्चा मतलब पूरा एक तमाशा उनके खानदान में बना, घर के बड़े इन्वॉल्व हो गए। बाप आगे से कहे मैं 50 दफा इसको पकड़ चुका हूं, मैं क्या करूं? क्योंकि हम भी गए ना बात करने के लिए, भाई ये नहीं, हाथ नहीं उठाना जवान बच्चे पे, मतलब छोटे बच्चे पे नहीं उठाना। वो आगे से बेचारा, उसका बाप एक्चुअली इरफान रोने वाला था। मुझे इतना उन पे तरस आया। ही लुक लाइक ही वाज गोइंग टू क्राई बिकॉज़ ही डिडंट नो व्हाट टू डू। सो दैट्स इट ना। देखिए यही तो बात है। अब उस बच्चे का कसूर नहीं है, उसको एडिक्टिव बिहेवियर उसका डेवलप हो चुका है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, पल्मोनोलॉजिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। कतन ऐसा नहीं होता कि आपने किसी की अगर एक दफ़ा वेपिंग पकड़ ली, उसको डरा दिया तो वो वेपिंग छोड़ लेगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से, जिस तरह ये आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, कि ये पेरेंट्स को पता लगना चाहिए कि वेपिंग इज़ नॉट हार्मलेस। इसको ज़हन से निकाल लें। लोएस्ट लेवल पे क्या हो सकता है वेपिंग से? सबसे जो मिनिमम लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल एडिक्शन तो पहला स्टेप है उसका। चले ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो, कैंसर, बीच के स्टेप्स बताएं। मेमोरी इम्पेयरमेंट, वो कंसंट्रेशन बच्चा नहीं कर सकता। फिर इसके अलावा अगर आप देखें, ये हार्ट रेट को बढ़ाने का बायस बनती है। हाँ। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बायस बनती है, एड्रेनलिन रश देता है। और ये वो हार्मोन है जो हमें उस वक्त चाहिए होते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। वंस यू एग्जॉस्ट देम, ग्रोथ रेट, हाँ जी, यंग बच्चों का देखिए, एक एज आती है 13-14 जिसके अंदर फिर थोड़ा सा हाइट का मामला रुक जाता है और फिर एकदम से कभी कभी एक वो वेव आती है, ग्रोथ स्पर्ट आता है। आपको पता है कि ये वेपिंग जो है ये आपके उन हार्मोन्स को भी सप्रेस कर देती है जो आपकी हाइट, तो स्टंटिंग का एक रीजन ये भी है। देखिए वो ये आपका रश करता है ना, वो मेन हार्मोन आपके पहले ही रिलीज करवा देता है। तो इसकी किसी सूरत भी कोई ऐसा मुझे बेनिफिट नज़र नहीं आता कि हम इसको कहें कि ये लेस हार्मफुल है या इसको अलाउ कर दिया जाए। बट ऑन द अदर साइड ये भी देखें कि ये हो क्यों रहा है। अब उनका भी तो एंगल नोट करें ना। हम अपना बचपन देखें, हम अपनी जवानी अगर देखें, तो हम लोग जिन कामों में लगते थे, जो स्पोर्ट्स के लिए उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, क्या हम उनको वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं बच्चों को? तो वो बच्चे जो हैं
वो एजुकेशनल कैरियर ओरिएंटेड हो के उस प्रेशर में एक ऐसे काम पे लग जाते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को हम स्पोर्ट्स की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ माइल करें तो हम बचा सकते क्या हैं। हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं डाल रहे? यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना, यू आर राइट। छोटे छोटे बच्चे, ठीक है किताबें अब कम हो गई हैं क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत सी और चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बच्चे इतने प्रेशर के अंडर होते हैं। आपको पता है बच्चे कैफीन की गोलियां ले रहे होते हैं, सही कह रही हैं, गोलियां भी तो खा रहे हैं बिल्कुल बच्चे। ऐसे, बिल्कुल हम ऐसे। जहाँ पे चलें, क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट है तो हम इस इनहेल करने वाली चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चों को भी तो देखें ना जो मतलब जो अपने आप को मेडिकल, जाके, अब कितने बिल्कुल, बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे ऐसे ही हैं है। जो दवाइयाँ खा रहे दवाइयाँ होते हैं खा- जगाने बिल्कुल, के लिए। हाँ जी, ऐसा सही कह रही हैं आप। तो देखें ना, मैंने आपको ये बात की ना, हमने इतने ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड अपने बच्चों को इतना अंडर स्ट्रेस कर दिया कि एक एलिमेंट ऑफ रिलैक्सेशन उन्होंने इसमें भी फाइंड कर लिया। उन्हीं को हम, मैं समझता हूँ कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ देखिए, सोसाइटी। रिलैक्सेशन होती है लेट जाना, ये होती है रिलीफ। ये एक रिलीफ होती है जो आपको थोड़ी देर के लिए, लोग नशा बिल्कुल, क्यों थोड़े- करते हैं व्यूअर्स? नशा क्यों करते हैं लोग? थोड़ी देर के लिए, ये भूलने के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बुरी इसलिए ये चीज़ क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचाती है, और उस बेध्यानी, बेख्याली, बेहोशी की हालत में आप किसी के साथ क्या कर जाएं, अपने साथ कर दें, किसी और के साथ कर लें। इसीलिए नशा, कोई गाड़ी चला दे, किसी को मार दें, 100 मामलात हैं। तो नशा बुरी चीज़ है। अब ये भी एक नशा है। आप अपने बच्चों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं कि वो नशे और नशों से रिलेटेड चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और अफसोस की बात ये कि माँ बाप वेप खुद बच्चों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, खुद ऐसा ही पकड़ा है, रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें यह है कि आई होप सो कि जितनी हमने इस पे बात की है, अगर पेरेंट्स इस पॉइंट को इस वक्त समझ जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आपने ज़्यादा नहीं वेपिंग का चलेगा। वर्स्ट केस क्या देखा है यंग लोगों में, एज अ हमने- डॉक्टर योरसेल्फ? हमने अपनी आंखों से जो, वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी देखी रही, हमने देखी और है। वो क्या था? वो पेशेंट सडनली आया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, और सांस उसको नहीं आ रहा। बिल्कुल उसको सांस नहीं आ रहा, और उसका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 से 12 लीटर गई हुई है, और उसको एक मशीन होती है बाईपैप, वो मशीन लगाई गई, और हम लोगों का ये शुरू का टाइम था, तो बड़े सरप्राइज़ थे कि ये इतना शॉर्ट टाइम में कैसे हो सकता है। तभी वो लिटरेचर आया और पता लगा कि ये वेपिंग जो है ये इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन काज करती है। तो इसलिए तो हम बड़े परेशान हैं कि ये चीज़ इतनी जल्दी सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस आ रही है, ये दिस इज़ नॉट राइट। और उसकी वजह सिंपल जो मैं समझाऊँ कि पेरेंट्स के जहन में वो जो डर है कि ये सिगरेट से बिल्कुल हार्मलेस का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ डर एब्सोल्युटली क्या, रॉन्ग। माँ बाप के जहन में ये एक पॉजिटिव सोच है इसके बारे बिल्कुल, में। यू आर राइट। व्यूअर्स, जैसे कि पहले माँ बाप कहते थे शीशा ही पीने जा रहे हैं ना, हाँ जी, खैर है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कोई नहीं अपने बच्चे को शीशा पीने देता। लोगों ने, जिन्होंने बच्चों ने घर में छुपा के रखे हुए थे, वो भी उठा उठा के भन्ने हैं माँ बाप ने। बिल्कुल ऐसे। आप किसी के घर अब नहीं जाएंगे जहाँ पे लोग शीशा पी रहे होंगे। पहले 6-7 साल पुरानी बात है, जिधर बैठते, या 10 साल पुरानी बात है, जिधर बैठते थे कोई कहता तो चलो शीशा पीते हैं, हम दुबई से लेके आए हैं वो एप्पल वाला फ्लेवर, तो ये वाला। अब इस तरह का कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि वो एक दफा बैठ के शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट, 100 सिगरेट। सो आप अंदाजा लगा। और वो जो और बैठे माँ बाप वैसे साथ बैठ के पी हाँ रहे जी, होते थे बिल्कुल ऐसे, बच्चों बिल्कुल के। ये- अब वो चीज खत्म हुई है, तो अब माँ बाप खुद वेप लेके दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सो प्लीज व्यूअर्स, देखिए बच्चे अपने घरों में जाके स्टूपिड कोई हरकत करें, बंदा कहता है कि उनके अपने जिम्मे। माँ बाप जब खुद इट्स लाइक अपने बच्चे को गन दे रहे हैं कि लो अपने सर अपने कनपट्टी पे रख के चला दे। ऐसे ही है। एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जितनी इम्पोर्टेंट अपने मैसेज आज हमने कर दिए हैं, अब पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि वो जो गैप है ना, अब पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, उसको मिनिमाइज़ करें। मैं ये समझता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि जितना हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर सोशली इतना एक्टिव हो जाएं तो शायद हमारे बच्चे इस प्रेशर से निकल आएँ और इस वेपिंग को छोड़ दें। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रूल एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस लेके आएँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। हमने बहुत से ऐसे चौक देखे हैं जो बिल्कुल खाली होते थे, अब वो फुल ऑफ वेप्स जो हैं शॉप्स हैं, और ये मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को बार बार करे, सो दैट जो लोग हैं इस नशे में अपनी अगली जनरेशन को मुब्तला ना होने दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और यहाँ पे आपने व्यूअर्स नोटिस किया है कि खाने के बाद अक्सर लोगों को तलब होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट होंगे वहाँ पे एक वेप की दुकान होगी। कभी कभी 6-6, 8-8 वेप की दुकानें होती हैं जहाँ पे कोई भी पॉपुलर रेस्टोरेंट होता है, क्योंकि लोगों को पता है निकलेंगे तो कहेंगे चलो जी चिल करें। वो एक दफ़ा की लत लगने की है बात, और फिर वो एक परमानेंट एडिक्शन हो जाती है। एंड द फैक्ट इज़ पूरा घर एक ही वेप पी रहे। देखिए, एक तो उसके फिजिकल नुकसानात, आप ये देखें कि कितनी अनहेल्दी चीज़ है। एक वेप एक बंदे ने पिया, फिर वही वेप भाई ने भी पिया, उसके कज़न ने भी पिया, बीमारी फैलने का भी
एक साइड के तौर पे एक और बात कि भाई अगर चले आप वेप करते हैं और इस तरह के गलत काम कर भी रहे हैं तो प्लीज़ वेप शेयर ना करें, लोगों में बैठ के ना पिए, फिर वही रिस्पेक्ट दें जो आप किसी को देंगे अगर आप स्मोकर हैं। देखिए अगर आपने करना ही है तो देन एटलीस्ट किनारा कशी करें, दूसरों को डैमेज ना करें और दूसरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एटलीस्ट एक बुरा रोल मॉडल ना बने। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आज हम आपको पाकिस्तान के एक और बड़े खूबसूरत शहर का विज़िट कराएंगे। आपको पता है कि हम हर कुछ अरसे के बाद किसी ना किसी शहर की बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ लोग पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं वहाँ पे हमारे पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में भी जानें और उनको भी विज़िट करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, आज एक और बहुत पाकिस्तान की खूबसूरत, कल्चरली और हिस्टोरिकली रिच शहर की हम बात करेंगे, शेखुपुरा। सो शेखुपुरा से रिलेटेड बात करने के लिए जो हमने 3 एक्सपर्ट्स इनवाइट किए हैं और उन्होंने अपने बड़े कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, वी आर सो ग्रेटफुल। हमारे साथ हैं नवीदुल इस्लाम विर्क साहब, हिस्टोरियन, कल्चर एंड हेरिटेज रिसर्चर एंड अ सिविल सर्वेंट। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। देन वी हैव विद अस अ सेलिब्रिटी, एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर एंड पोइटेस। माशाल्लाह आज हमारे साथ हैं ताहिरा सरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ताहिरा जी। फ़ैन तो हम आपके हैं ही और आज हमने आपसे कुछ सुनना भी अपना लिखा हुआ। जी जी जी। एंड देन वी हैव विद अस द, अगर हम कहें कि इनकम्पेरेबल तो ये बात गलत नहीं होगी, हमारे साथ ग्रुप चेयरमैन हैं शेखुपुरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, प्लस आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी बड़ा इनका फोकस रहता है। मंजूर मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो सबसे पहले मेरे ख्याल से हिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो हिस्टोरियन के पास चलते हैं। सर जी, हिस्ट्री ऑफ शेखुपुरा, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। मैडम, जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये मसलन जो शेखुपुरा का नाम मैं सबको बताना चाहूँगा, जो शेखुपुरा का नाम डला है ये तो मुगलिया दौर में। ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम, क्योंकि मैं ख़ुद भी विरक फैमिली से हूँ तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि इसका ओरिजिनल नेम था विरकगढ़। ये शायद सिर्फ नवीद भाई ये कहने के लिए आ जाए हैं प्रोग्राम पे कि नहीं, बाय द बिल्कुल- वे ये हमारा था। जी बिल्कुल इस तरह है, क्योंकि है तो जो फिर हम सब हमारी पाकिस्तानियों का। जी बिल्कुल, हम भी पाकिस्तानी हैं। उसमें ये इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपको मैंने बात बट बताई आपकी तो ये अबाउ अजदाद अबाउ की जगह है, अजदाद इट्स में। नॉट जस्ट तो कि इसलिए मैं आप आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, आपने शेखुपुरा को प्रेजेंट करने के लिए जो हम बिल्कुल नेटिव हैं उनमें से आपने हमें कॉल किया है। तो इसलिए ये जो विरकगढ़ था ये बिफोर जो मुगलिया दौर से पहले इसका नाम विरकगढ़ था। ये सिखों की सल्तनत थी। देन उसके बाद जब मुगलिया दौर में जो जहांगीर बादशाह था उन्होंने इसको, उसके नाम को, उसको निक नेम था शेखू से ये शेखुपुरा जो है वो इसका नाम डला। ये 1607 में। मेरा नाम जुगन है, मेरे लाड में तो किसी ने कोई जुगन पूरा नहीं बनाया। हो सकता है जी मैडम हिस्ट्री नहीं। में आपका हाथ से, लेकिन औकात के हिसाब से चीज़ बनती है, लेट्स बी रियलिस्टिक। हाँ जी। उसमें जो जहांगीर बादशाह थे उन्होंने यहाँ अमूमन इन्होंने एक शेखुपुरा में किला उन्होंने बनवाया। उसके बाद एक उनका आपने सुना होगा बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है हिरन मीनार। ये शिकारगाह थी उनकी, शेखुपुरा शिकारगाह थे और ऑफ एंड ऑन वो यहाँ शिकार के पर्पज़ के से ही आते थे और जो किला बनाया था वो उसको रहाइश के तौर पे यूज़ करते थे। और जिस जगह पे अब हिरन है, हिरन मीनार बना हुआ है, यहाँ ये शिकारगाह होती थी। और उनके हिरन था एक जो उन्होंने पालतू हिरन बनाया रखा हुआ था, उसका नाम था मंसराज। मंसराज। तो वो जो हिरन मीनार का जो पर्सपेक्टिव यही है कि जो मंसराज था शिकार के दौरान उनके अपने ही तीर से उसकी हलाकत हुई। तो वो इतना उसमें उन्होंने उसको एग्रीव फील किया कि उसकी याद में उन्होंने एक यादगार तामीर करने की, उसमें हिरन मीनार फिर उसी मंसराज की याद में उन्होंने बनाया। जो उसके बाद जो हिस्ट्री में शेखुपुरा का जिक्र मिलता है वो सिख इरा में मिलता है, जो जैसे कहते हैं कि देन फिर 1949 में
जब अंग्रेज़ों ने सिख इरा में इसको ख़त्म किया तो 1849 में इसको दोबारा जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने इसको रिवाइव किया। तो देन ये पहले होता था, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि ये गुजरांवाला का पार्ट होता था। शेखुपुरा इटसेल्फ ज़िला के तौर पर मौजूद नहीं था, ये तहसील थी गुजरांवाला की। देन 1922 में बिफोर पार्टीशन ये शेखुपुरा जो डिस्ट्रिक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ बिफोर पार्टीशन, इसकी हिस्ट्री मौजूद है। बिल्कुल सही, वेरी इंटरेस्टिंग सर। जी ताहिर जी, आपकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो आपका जो शेखुपुरा के साथ ताल्लुक़ है, वहाँ पैदा हुई है आपकी फैमिली, क्या क्या आपकी क्या स्टोरी है? उनका तो है, विरकगढ़ तो पक्का हो गया ना जी। मैं शेखुपुरा की तहसील है सफराबाद। जब मैं पैदा हुई वो मंडी ढावा सिंह था, ओके। तो वहाँ मैं पैदा हुई, वहीं मेरी जो अर्ली एजुकेशन है और अभी तक मैं उधर ही हूँ। और दूसरी बात ये है और कि कितनी जनरेशन से फैमिली उस साइड पे रह रही है? मेरे ख्याल में तीन चार जनरेशन जी उधर हैं। तो उसके बाद ये है कि अगर हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैडम बात करें, क्योंकि आपका उससे इतना डायरेक्ट लिंक है, तो और बाकी आर्ट काउंसिल की भी उसको भी आप देखती हैं, तो मैम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें कि शेखुपुरा की आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हिस्ट्री है? उसमें यह है कि जब हम पंजाब के कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में नाम आता है वो वारिस शाह साहिब का आता है। वारिस शाह ने हीर के अंदर पंजाब के कल्चर को इस तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि कहीं कोई कमी रह ही नहीं जाती। उसमें हमारा रहन सहन और लैंग्वेज जो है उस सारा कुछ उसमें शामिल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने हीर पे काम किया तो मैं समझती हूँ कि वारिस शाह साहिब से बड़े कोई फेमिनिस्ट नहीं हो सकते कि जिस तरह उन्होंने हीर का करैक्टर जो है उसको उन्होंने उजागर किया। तो दूसरी बात ये है कि शेखुपुरा हर हवाले से ही रिच है। अगर हम मजहबी हवाले से लें तो एक तरफ अगर मुसलमानों के जो हैं वो पीर बहार शाह हैं या ये वारिस शाह साहिब हैं, तो मरियमाबाद अगर हम जाते हैं तो वो क्रिश्चियंस जो हैं उनके लिए बहुत मुतबर्रक जगह है। वहाँ जो मेला मरियमाबाद होता है वहाँ सारे पाकिस्तान से जो हैं वो क्रिश्चियन जाते हैं। इसी तरह हमारे जो क्योंकि पहले शेखुपुरा की तहसील थी ननकाना साहिब, तो वो गुरु नानक जी का वहाँ जन्म है, जन्म स्थान वहीं है। और सिखों की जो किताबें हैं, मजहबी किताबें, उनमें लिखा हुआ है कि शेखुपुरा के एक गांव तलवंडी में उनका जन्म हुआ। सो उसके अलावा अभी वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास सच्चा सौदा मौजूद है जहाँ सिख आते हैं और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से जो है वो हमारा रिच जगह है। और जो आते हैं वो हमारी ये 2-3 जगहें तो हमारे पास हैं उनके लिए भी। बिल्कुल। और अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो शेखुपुरा मेरा नहीं ख्याल कि जैसे कहा जाता है कि ये लड़ाई झगड़े ये वो ऐसी चीज़ों के लिए शेखुपुरा बड़ा मशहूर था। होता था वो तो 100 चीज़ें थी। शायरी में देखें तो बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, जैसे क्या? मैं भी मान ले मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत उर्दू पोइट्री की बात हो, मज़ाक की बात हो, अफसाना निगारी की बात हो, यानी लिटरेचर के हर जो है उसमें समझ लें कि जो भी इसकी एक शक्ल है उसमें हमारा शेखुपुरा बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। अच्छा मंजूर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक तो आपका शेखुपुरा के साथ जो कनेक्शन है वो क्या है, वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, आपकी क्या फैमिली और बैकग्राउंड वहाँ पे है, एंड सेकेंडली वहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्या चलता था? होता ना हर जगह कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। शेखुपुरा हर तरह से रिच एरिया है। यहाँ के लोग जो हैं वो जिसके साथ मोहब्बत करते हैं वो दिल की गहराइयों से करते हैं।
और ये मेरा एक्सपीरियंस है। 1987 में मैं बाकायदा शेखुपुरा में गया। जब मैंने वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाई तो देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। जॉब्स के इश्यूज़ हैं। शेखुपुरा की पॉपुलेशन है 40 लाख के करीब और ये एरिया बहुत बड़ा है। एक तरफ वो इंडिया के बॉर्डर को लगता है और दूसरी तरफ 6 ज़िलों को ये डील करता है। और ननकाना साहब बेशक इसका हिस्सा बन गया, यानी अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद हम 2 डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, शेखुपुरा और ननकाना साहब। सो हम अगर देखें तो माजी का जो डिस्ट्रिक्ट था, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं एज ए कॉमर्स। अब इस इलाके में आप देखेंगी तो आपको टेक्सटाइल की मशीनरी मिलेगी या फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, आपको पेपर्स की मिलेंगी, आपको केमिकल्स की मिलेंगी, आपको जो जॉब ओरिएंटेड जिसे हम सर्विसेज इंडस्ट्री कहते हैं उसके मिलेंगे। तो शेखुपुरा में इवन सर्विस जो जूता लोग पहनते हैं वो सर्विस वहाँ पे है। अगर आप राइस में देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान को राइस सप्लाई होता है। फिर जानवरों का चारा जिसको हम कहते हैं बरसीम, वो वहीं पे जो है वो सबसे ज़्यादा सेल है। अभी शेखुपुरा में आप जाएं, किसी दिन मैं सबको दावत देता हूँ, आप हिरे मीनार में जाएं, आप देखेंगे वहाँ ज़िंदा हिरन भी आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको गोल्फ कारें भी मिलेंगी। जो बूढ़े हैं वो चल नहीं सकते तो उनको गोल्फ के कार के थ्रू वो दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे बोटिंग मिलेगी आपको, टूरिज़म की हवाले से आप बोट कर सकते हैं, आप फ़िशिंग कर सकते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ सकते हैं। फिर वहाँ पे एक पूरा जंगल का इलाका है जिसको आप देखें हरे मीनार में। इसी तरह वारशाह में सालाना मेला भी होता है और रेगुलर लोग आते हैं और वो जाते हैं। इवन सरदार भी जब आते हैं तो वो गुरु नानक के साथ वारशाह साहब को जो है वो सलाम पेश करने जाते हैं। इसी तरह मरीमाबाद है तो उसकी आप देखें तो एक बहुत बड़ी जो है रिलीजियस पावर है जिसमें लोग जाते हैं वहाँ पे। तो शेखुपुरा की जो एट्रैक्शन है वो 3 हवालों से बहुत ज़्यादा है। एक है वहाँ पे बिज़नेस जो है, इंडस्ट्री जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपना रॉ मटेरियल देती है या पूरे पाकिस्तान से रॉ मटेरियल ये इंटरनेशनली मंगवाती है। हाउ इंटरेस्टिंग। बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे हैं। इसी तरह उसकी सेकंड जो है वो ये है कि वहाँ पे आर्ट काउंसिल में भी अब उसको लाइव कर दिया गया। आप भी उसका हिस्सा जी, मैं हैं? भी उसका हिस्सा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच कि इस गवर्नमेंट ने उसको लाइव किया है। और अब वहाँ पे हम चाहते हैं कि और असल में अदब को और कल्चर को हम डिफ़ाइन करने में थोड़ा सा कंजूस हैं। हमें चाहिए कि हम अदब और कल्चर को बताएं कि आर्ट में इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ एक रंग से नहीं है। लीडर्स का उस तरफ अगर इंटरेस्ट हो तब मैं एक बात जिससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैम मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये वो ख़वातीन हैं जो नो डाउट दे आर पार्ट ऑफ आवर लीडरशिप एंड ऑल ऑफ दैट, बट इनका बड़ा एविड इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। देखिए, इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। लोग सिर्फ सोच रहे होते हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है। जहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्री ने आगे बढ़ना है वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का बढ़ना ज़रूरी है। वहाँ पे हमारी हिस्टोरिकल साइट्स और हमारी हेरिटेज को भी साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब जो जनरेशन आगे आ रही है ऑफ लीडर्स, उनका बड़ा फोकस है इसके ऊपर। एंड नॉट जस्ट दिस, बट इसके साथ साथ यूथ को इस तरफ लेके आना। हम लोग तो बात कर ही लेंगे सर, बट हमारे बच्चे और आगे से उनके बच्चे जब इस तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली सर, अगर शेखुपुरा का यूथ शेखुपुरा में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, वो भाग के लाहौर या दुबई या अमेरिका जाने का नहीं सोचेगा। क्योंकि यही होता है ना, जो ज़रा कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया होता है, उधर से लोग बड़ी शहर में भागते हैं, वहाँ से फिर भागने की कोशिश करते हैं उस जगह से बाहर। ये नहीं रियलाइज़ करते कि ओके, मे बी शेखुपुरा कराची के स्केल पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, ये कुछ ऐसे शहर हैं, मुल्तान हो गया, जिनको लोग देखते हैं एज कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, कि जब बाहर से भी लोग आते हैं तो ज़रूर वहाँ विज़िट करते हैं। बट शेखुपुरा उनमें से अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एस्पेक्ट कवर्ड है और बड़ी खूबसूरती से कवर्ड है। हिस्टोरिकली, हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, इंडस्ट्री, जब कॉम्बिनेशन इतनी खूबसूरत है तो फिर तवज्जो भी ज़्यादा होनी मैं चाहिए। इसमें सिर्फ एक वाज़ेह करता हूँ आपको कि इसके साथ साथ दरिया बहता है और आपको पता है कि दरिया की दोनों साइडें शेखुपुरा में आती हैं। अभी आप रोडा भी बना रहे हैं तो वो शेखुपुरा में एक नया सिटी बनाने जा रहे हैं। फिर आप देखें कि शेखुपुरा की जो स्ट्रेंथ है वो प्रिंसिपली ये है कि वहाँ पे रोज़गार के मौके हमें क्रिएट करने चाहिए। इतना बड़ा पोटेंशियल। मैं उसी की तरफ आना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम बात को यहीं से पिकअप करेंगे। तो फिर शेखुपुरा में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मैडम, आपसे भी हमने कुछ सुनना है, आप इजी मत होइएगा। बातें तो सुनेंगे लेकिन आपका लिखा हुआ जब तक नहीं सुनेंगे हमें तो सुकून नहीं आना। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और खाने पीने का भी पूछना है, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद हमने खाने पे भी नज़र डालनी है। आप हमारे साथ रहिएगा।
जी शेफ नूर, तबाही मचाई हुई है आपने किचन में। आज हमारे दस्तरखान पे रौनक लगी है। दाल चावल बनाने थे और 70 साल लगा दिए देख आपने लें, बनाने में। रायता, सैलड, पापड़, इमली की चटनी, पापड़ अपने के से साथ बड़े सर्व साइज के तो आपने पापड़ बना लिए। करेंगे। पुदीने की चटनी, दाल, मिर्चें, हमारी सब कुछ रेडी है। और बात ये है कि मैंने तो सुना है कि शेखुपुरा में दाल चावल बड़े मज़े के मिलते हैं, शेखुपुरा जो ऑर्गेनिक फूड के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच। और वही तो चीज़ है ना, जितनी खालिस चीज़ खाओगे उतना इसका जायका अच्छा होगा। आजकल कुक्कड़ खाते हो तो लगता है जैसे रबड़ खा रहे हो। द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे जितनी खालिस, और मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ व्यूअर्स, बनाई कहने को सिर्फ दाल चावल है किचन में, कहने को दाल चावल को सबसे हल्का लिया जाता है, आए हाय दाल चावल बने हुए घर में, लेकिन उसको भी एलिवेट किया जा सकता है जब आप खालिस और अच्छी अज्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ उसे प्यार से बनाते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं। लेकिन शेखुपुरा के खाने, शेखुपुरा दुनिया का बेहतरीन चावल शेखुपुरा में पैदा होता है। जैसे मैडम ये सारा जो शेखुपुरा में जो मेन क्रॉप्स हैं वो उसमें गंदम है, चावल है, और इसकी जो चावल की क्वालिटी है बासमती चावल जो हमारा मशहूर है पाकिस्तान का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो शेखुपुरा से और इससे एडजेसेंट एरिया से, इस एरिया में ही वो जो मेन हमारी जो पहचान है पाकिस्तान की, वो चावल इधर ही पैदा होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स शेखुपुरा की इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है, और अगर कोई वहाँ पे आना चाहता है तो किस सोच से आए, चाहे हम टूरिज़्म की बात करें, चाहे वहाँ पे रहने की, सेटल होके फाइनेंशियली। देखिए सर, आप लोगों ने जो ये आपके जो चेम्बर्स हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सकें। एंड इवन फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा कि रिलीजियस टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा होती है। सो शेखुपुरा क्यों आए सर? शेखुपुरा मैडम इस लिहाज से भी क्योंकि ये जो एक्सेस के लिहाज से अब लाहौर के सबसे नियरेस्ट अगर किसी भी सिटी से, जैसे सर ने बताया कि तकरीबन ऑलमोस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो मोटरवेज़ में सबसे ज़्यादा आई थिंक सो कि शेखुपुरा में ही इंटरचेंज बनाए गए हैं। मसलन मैडम शेखुपुरा में ऑलमोस्ट जो 5 इंटरचेंजेस जो है अभी तक उसको लिंक किया गया मुख्तलिफ एरिया से। एक्सेस के लिहाज से जैसे ननकाना पहले जाना बहुत मुश्किल था, अब जो ननकाना में भी इंटरचेंज दे दिया गया है, और वहाँ जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिख यात्री जो हमारे आते हैं, अगर आना चाहते हैं बाय रोड आना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेस बहुत अच्छी है। बाकी इंडस्ट्री के लिहाज से क्योंकि लाहौर में अब उतनी स्पेस नहीं है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी सर बता रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री लिए कायदा से एप्रिल पार्क बनाया है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ करीब तरीन एक्सेस है उनकी, जो शेखुपुरा और लाहौर में और इंटरनेशनली भी वहाँ। बाकी जो चीज़ें हैं कि जिसमें बाकी चीज़ों के लिहाज से डेफिनेटली अभी एग्रेरियन कल्चर वहाँ ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो इसको अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़राअत को बढ़ाया जाए तो उसमें भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्टिव। जी मैडम, मेरे ख्याल में शेखुपुरा जो है एक लाहौर के करीब तरीन होने की वजह से एक इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इसमें कुछ भी लैकिंग नहीं है। जी बिल्कुल। और उसका जो जैसे अब लाहौर में आप देख लें स्मोक का जो इशू है, तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो कम हो सकते हैं अगर हम शेखुपुरा या इसके नज़दीक जो शहर हैं उनमें जैसे जिस यूनिवर्सिटी की बसेस जाती हैं वहाँ तक, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट दे दें तो हमारे बच्चे यहाँ आके रहने के बजाय वापस अपने घरों को जा सकते हैं। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि जो इंडस्ट्री के हवाले से मलिक साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ क्या अट्रैक्शन है और जो सरमायादार हैं वो वहाँ किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं। बिकॉज देखिए बहुत से लोग सर बड़े शहरों से पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचते हैं, या इवन छोटे शहरों से कि हम बाहर चले जाते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि शेखुपुरा जैसे शहर हो गए और इस तरह के जो आई डोंट वांट टू से स्मॉल बट जिनको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, उन जगहों पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि बंदा एक नौकरी से करोड़पति भी बन सकता है। हम अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अभी तक पता नहीं अरसा अज़ल से ये भूल गए हैं कि वहाँ पे जाके आप मॉर्गजों और लीसों से नहीं बाहर निकल पाते।
पाकिस्तान में आप एक्चुअली अपना खुद कुछ बना सकते हैं और अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए। सर, शेखुपुरा की जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके सारे जो ऑनर हैं, मैनेजेरियल्स हैं, वो लाहौर से शेखुपुरा की तरफ जाते हैं। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे हम अच्छी सोसाइटी नहीं दे सके जो इस क्लास को एड्रेस करती और वहाँ पे रखती। आप देखें इस मामले में फैसलाबाद ने अपने आप को कितना चेंज जी, किया बिल्कुल किया। अब फैसलाबाद भी एक वो इंडस्ट्रियल residential। सिटी है। एक वक्त था, मेरे भी कुछ फैमिली रिलेटिव्स का उससे ताल्लुक है, वो भी लाहौर से जाया करते थे। अब सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि स्कूल्स इतने अच्छे बन गए हैं, सारा कुछ इतना अच्छा हो गया कि माँ बाप क्या कहते हैं कि यार बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए या उठने बैठने की 2-4 अच्छी तमीज़ की जगहें हो जाए ताकि इंसान थोड़ा सा एंजॉय भी कर सके। आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर। दूसरा चीज़ ये है कि शेखुपुरा की जो अट्रैक्शन है वो ये है कि वहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार के मौके बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि देखें, हमें एक हमारा माइंडसेट है जिसको एड्रेस होना चाहिए इन जर्नली। वो ये है कि हम सस्ती लेबर की बात करते हैं, हम क्वालिटेटिव लेबर की बात नहीं करते। देखें, हमें क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए। मुझे अगर एक बंदा 1 घंटे में 50 पीस बना सकता है मशीनरी के थ्रू, तो मुझे वो चाहिए, ना कि 10 पीस बना सके वो चाहिए। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपकी स्पीडो बस है वो एंड तक जाए, वर्कर्स को लेके जाए। देखें, जो आम वर्कर होता है ना, वो अफोर्ड नहीं करता कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, बसों में, चिंगी पे बैठ के धक्के खा के जाए, अपना घर चलाए, मतलब रोटी खरीदेगा या वो बस के पैसे देगा? बस के पैसे देगा। इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इतनी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को, जो शेखुपुरा रोड है उसके अंदर आप देखें, अगर कराची का रेवेन्यू, अगर हम वहाँ ड्राई पोर्ट इंट्रोड्यूस करवा दें तो जो कराची में हमारी क्लियरेंस होती है वो उसका आपको पता चल जाएगा कि शेखुपुरा में कितना रॉ मटेरियल आता है, इंटरनेशनली शिपिंग में हमारा कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे हम वो स्टाफ को इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह SCCP को हमने कहा तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, बट ऑफिशियली अभी उस लेवल की वहाँ सर्विसेज नहीं है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ पे री इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करें। उसकी तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके लिए पर्सनली शेखुपुरा की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? हर बंदे को अपना लगता है ना। मुझे लाहौर में फॉर एग्जांपल जब बारिश पड़ने वाली होती है और वो जो एक मिट्टी की स्मेल होती है, और जस्ट क्योंकि मेरे लिए हर कोने में लाहौर की मेमोरीज़ हैं क्योंकि मैं पैदा यहाँ पे हुई हूँ, तो आपके लिए सबसे आपको शेखुपुरा की प्यारी चीज़ क्या लगती है? सबसे प्यारी चीज़ मैडम, जब देखें कि एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है अभी तक, उस लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, और बाकी जो अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से लाहौर से नियरेस्ट सिटी होने के बावजूद, लेकिन लिविंग स्टाइल जो है ना वो बहुत अच्छा है। लिविंग स्टाइल। आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है शेखुपुरा? मुझे तो बहुत प्यार है। ज़ाहिर है मैं वहाँ पैदा हुई हूँ तो मुझे तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। सर आप? मुझे तो शेखुपुरा में जब मैं रोज़ जाता हूँ, एवरेजली 40 मिनट का ड्राइव है मेरा, तो मुझे जब मैं जाता हूँ तो मुझे लोगों के चेहरे पे कोई खुशी नज़र आती है, किसी की तरफ से सवाल नज़र आता है, कोई जॉब मांग रहा होता है, कुछ कर, तो मैं जब उनके साथ अटैच होता हूँ तो रियली अब मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान समझता हूँ। शेखुपुरा में बड़े प्यारे, बड़े भले, बड़े सादे लोग हैं। शेखुपुरा में चालाकी कम है जो बड़े शहरों में आपको ज़्यादा मिलती है। और इंशाल्लाह शेखुपुरा जो सारी प्लानिंग चल रही है और जो वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट के एंड से भी, और सर आप जैसे लोग, आप सारे जो मिल के एफर्ट्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह शेखुपुरा विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड सिटीज़ इन दिस कंट्री। पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव भी कहना ज़रूरी है वरना नेगेटिव भी हो जाता है। यहाँ पे शो को कंक्लूड करते हुए आपको शुक्रिया भी अदा करना है, लेकिन मैडम आपका एक वादा था। मैडम एक मैं ऐड करना चाहूँगा शेखुपुरा के यहाँ से, वो हम एक बाकी जब हमने बाकी हिस्ट्री को भी कवर किया है, कल्चर को भी कवर, स्पोर्ट्स का हम मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स। हाँ जी, स्पोर्ट्स का क्योंकि जिक्र किए बगैर शेखुपुरा का जो कंडीशन, सॉरी माय अपॉलॉजीज सर, थैंक यू जी। स्पोर्ट्स के लिहाज से मैडम बहुत रिच जो एरिया है हमारा, उसमें देखें वहाँ जो क्रिकेट में जो हमारे स्टार्स हैं, इंटरनेशनल स्टार्स हैं, आकिब जावेद साहब वो फ्रॉम शेखुपुरा, राना नवीदुल हसन इंटरनेशनल जो क्रिकेट प्लेयर हैं फ्रॉम शेखुपुरा, मोहम्मद आसिफ जो है वो भी फ्रॉम शेखुपुरा, और एक काशिफ रज़ा मेरे दोस्त भी थे, वो भी 1-2 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, लेकिन वो भी शेखुपुरा। इसके अलावा अगर हॉकी में देखें तो हॉकी में ओलंपियन जो बहुत ज़्यादा हमारे इश्तियाक, इखलाक साहब, नवीद आलम और उसके बाद अंजुम सईद,
ये सारे लोग जो है ना वहीं इंटरनेशनल से। सईद अनवर जी सईद अनवर, वो तो बहुत तो वही पुराने वाली जो बात है। हो गई ना कि यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़े वो अमेजिंग लोग हैं। दूसरा वहाँ जो क्रिकेट स्टेडियम है, अनफॉर्चुनेटली 1 to 2 उनको मैच मिले हैं, और वो रिवाइवल ऑफ क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ इतने ओलंपियंस और इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वहाँ स्पोर्ट्स की जाने भी गवर्नमेंट का डेफिनेटली जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे शो को कंक्लूड करते हुए मैडम आप हमें क्या सुनाएंगे? पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है कि मैं तेरी नहीं। फिर वो कहंदा है प्यार ते जंग विच जायज़ है सब, है वो कहंदा है प्यार ते जग विच जायज़ है सब, मैं कहनी हाँ हेरा फेरी नहीं। ओके। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਘੁਣਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਘੁਣਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੂ ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, क्या बात है। ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਈਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬਥੇਰੀ ਨਹੀਂ। ब्यूटीफुल मैम, Thank you. ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ नूर आपका भी थोड़ा सा शुक्रिया अपने से बड़े पापड़ बनाने का। और अब शो को खाने का बता दें प्लीज़, खाने का बता दें। शेखुपुरा में खाने वाली कौन सी चीज़ें हैं सर? जल्दी जल्दी। मैडम मैं दो चीज़ें आप बताएंगे, दो आप और दो आप सर जी। जो शेखुपुरा में ऑर्गेनिक, जैसे आजकल साग, देसी मक्खन, वो पराठे वगैरह, ये बहुत फेमस है। डन मैडम। हमारे शेखपुर के गुलाब जामुन हैं। यस, वो मटके में आते हैं। हाँ जी, मैं मटके में मैं मंगवाती हूँ, और कभी जब कोई इवेंट या कोई चीज़ हो तो मैं इतने मंगवा के फिर लोगों को गिफ्ट के तौर पे लेके जाती हूँ जब आप जाते और खानका डोगरा का सोन हलवा, हैं। दो चीज़ें बता दी। मीठी है ना, तो मीठी बात ही की आपने सर। जी देखें, खानपुर नहर पे जब बसें खड़ी होती थी तो खानपुर के पकौड़े और मछली सबसे फेम रही। उसके बाद ये है कि वहाँ पे शरकपुर से ही इन्होंने बात की, तो वहाँ की हलवा पूड़ी, Yes. और वो वन ऑफ दी कि वो जो चने हैं वो स्पेशलाइज आते हैं उनके पास शक्कर से। क्या बात है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि चीज़ों में रस पैदा करने के लिए भी अच्छे शेफ़ का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। सो यहाँ पे खाना, कल्चर, आर्ट, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, कौन सा एरिया है जो लैकिंग है शेखुपुरा में? सो जहाँ भागते हैं दुनिया के हर कोने में ट्रैवल करने के लिए व्यूअर्स, कभी अपने मुल्क के शहरों की तरफ भी रुख करें और जाके देखें, और कुछ नहीं तो ये देखें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास ग्रो करने के लिए और अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। अपने मुल्क से भागने से पहले पहले अपने मुल्क को तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे के देखें, और फिर देखें आपका मुल्क आपको क्या क्या देता है। सो यहाँ पे शो कंक्लूड करेंगे। खुदा हाफिज़।